ये सभी गाइडेंस आज हमें मिलने वाला है, जिसके आप सभी देख पाते हैं कि जो भी आज हमारे साथ जो स्पोर्ट्समैन को हम देखते हैं, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, विराट कोहली हो या फिर धोनी हो, ये सारे जो स्पोर्ट्समैन है इनके पीछे एक अच्छे मार्गदर्शक होते हैं, एक अच्छे गुरु होते हैं जो उन्हें यहाँ तक ले आने का सफर उनके साथ तय किया हुआ है, जिन्होंने अच्छा गाइडेंस उनको दिया है, उनका मार्गदर्शन अच्छे से दिया है। तो आज हमारे साथ भी एक ऐसे एक्सपर्ट, एक ऐसे गुरु हमारे साथ यहाँ पे जुड़े, जो स्पोर्ट्स के बारे में कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने वाले, एक अच्छा नॉलेज हमारे साथ शेयर करने वाले। और स्पोर्ट्स के थ्रू अगर आप करियर यहाँ पे डिसाइड कर रहे हो तो हमें क्या प्रिपरेशन करना चाहिए, कैसे हमें स्पोर्ट्स को चूज करना चाहिए, कैसे स्पोर्ट्स फील्ड में हमें आगे बढ़ना चाहिए, गाइडेंस आज हमें यहाँ पे मिलने वाला है। तो नेक्स्ट प्लीज। तो जैसे कि हमारे साथ जो एक्सपर्ट यहाँ पे जुड़ने वाले हैं उनके बारे में मैं कुछ जानकारी बताना चाहूंगा दोस्तों, कि आज के जो हमारे एक्सपर्ट है जिनका नाम है मिस्टर राहुल मिश्रा जी, जो कि हमारे साथ आज यहाँ पे जुड़े हुए, और बहुत बताने में हमें बहुत गर्व महसूस होता है कि एक यंग जनरेशन में आज वो सीईओ एंड फाउंडर है एम्बिशियस स्पोर्ट्स और एम्बिशियस कॉन्सेप्चुअल का। तो एक बहुत गर्व वाली बात है कि इस यंग एज में, इतने कम समय में, इतनी कम उम्र में एक फाउंडेशन का, एक ऑर्गेनाइजेशन का सीईओ और फाउंडर होना एक बहुत गर्व की बात होती है। इसी के साथ दोस्तों सर के बारे में बताना चाहूंगा कि 12 सालों का एक्सपीरियंस रहा है राहुल सर को स्पोर्ट्स फील्ड में। इस स्पोर्ट्स फील्ड में उनका 12 सालों का एक्सपीरियंस है, और साथ ही साथ पूर्वीय पायलट रह चुके हैं राहुल सर, और साथ ही साथ पूर्वीय किक बॉक्सर रह चुके हैं और क्रिकेटर भी रह चुके हैं। तो मतलब जितना उनका एक्सपीरियंस है उतना नॉलेज आज हमें यहाँ पे मिलने वाला है, उतना गाइडेंस हमें आज यहाँ पे मिलने वाला है। और साथ ही साथ राहुल सर स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजर है, और इसी के साथ साथ सर के पास बीएससी इंटीरियर डिजाइनर की डिग्री है, मतलब साथ ही साथ उनके पास इंटीरियर डिजाइनिंग का डिग्री उनके पास है, और साथ ही साथ वास्तु एक्सपर्ट है। तो इतनी सारी नॉलेज, इतनी सारी डिग्रियां, इतनी सारी उपलब्धियां सर के पास है। ऐसी रिनाउंड पर्सनैलिटी आज हमारे साथ यहाँ पे जुड़ी है हमें गाइड करने के लिए कि एक स्पोर्ट की रुचि रखना हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, उसमें करियर हम कैसे बिल्डअप कर सकते हैं, उसमें करियर को लेके हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, और अगर हम करियर चूज करते हैं एज अ स्पोर्ट्स तो उसमें क्या हमें सावधान करना चाहिए, क्या हमें गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए, कैसे हमें एज अ करियर को अपनी करियर के थ्रू आगे बढ़ना चाहिए। तो ऐसे पर्सनैलिटी आज हमारे साथ जुड़े जो अपना नॉलेज आने वाले सेशन के थ्रू हमारे साथ शेयर करेंगे, आने वाले 1 घंटे तक हमारे साथ जुड़े रहेंगे, अपने बहुत सारा नॉलेज हमारे साथ शेयर करेंगे। तो सभी दोस्तों से मैं निवेदन करूंगा कि बहुत बहुत तालियों के साथ सर का वेलकम करना है, एक बहुत तालियों की गड़गड़ाहट के साथ राहुल सर का वेलकम करना है, क्योंकि आने वाले 1 घंटे तक सर हमारे साथ जुड़े रहेंगे, अच्छा नॉलेज हमारे साथ शेयर करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत करते हुए, मैं सभी को धन्यवाद करते हुए मैं बहुत बहुत स्वागत करूंगा राहुल सर का। तो वेलकम है राहुल सर, एंड ये प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है। थैंक यू एवरीवन। जैसे कि आपने मेरा इंट्रोडक्शन सुना ही होगा, मेरा नाम राहुल मिश्रा है, मैं यहाँ पे एम्बियंस स्पोर्ट्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ऑन द टॉपिक स्पोर्ट्स एंड फिटनेस विद आपका करियर ऑप्शंस के साथ। ठीक है, तो क्या पीपीटी सबको विजिबल है? मैं जानना चाहूँगा, एम आई यस सर, ऑडिबल? यस सर, यस सर। ठीक है, तो देखिए, हम किसी भी स्पोर्ट्स में जाते हैं, किसी भी फील्ड में एंटर करते हैं, तो हमारे पास जो सबसे बेसिक चीज़ होती है उस फील्ड के बारे में जानना होता है, क्योंकि आप बिना किसी चीज़ को एंटर करते हुए, बिना किसी की नॉलेज के आप कभी एंटर नहीं कर सकते उसमें। ये तो आप सभी मानते होंगे मेरे, है ना? तो ऐसे ही इसी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मैंने कुछ स्लाइड्स प्रिपेयर करी हैं कि हमारा एक डेस्टिनी तक पहुंचने के लिए हमारा पहला स्टेप क्या होना चाहिए। अभी तक हमें मालूम है, हमारे दिमाग में सारे गोल्स क्लियर हैं कि हमें किस स्टेज में जाना है, कौन सा स्पोर्ट हमें सेलेक्ट करना है, कैसे जाना है। लेकिन जहाँ पे हम लैक करते हैं वो है हमारा पहला स्टेप। तो इस जो है पहला स्टेप है, जो शुरुआत है, यही सबसे अहम होता है। जब जब तक आपका फाउंडेशन बिल्डअप नहीं होगा आप आगे नहीं जा सकते। तो इसको मद्देनजर रखते हुए हम आज इस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक कुछ इस प्रकार है। एक है आपका डेफिनेशन ऑफ स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स क्या है, उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, हम जानेंगे। अगला हम जाएंगे टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स के बारे में। टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स के अगर हम इसलिए जानना चाहते हैं कि हमें क्लियरिटी चाहिए। अभी हमारे पे ये मालूम हमें कौन से, अभी अगर मैं आपको स्पोर्ट के बारे में बोलूँ तो आपके दिमाग में अलग अलग इमेज फॉर्म होती है, लेकिन किसी के पास कोई डायरेक्शन अगर बोलूँगा तो शायद ही कोई ऐसा होगा जिसका डायरेक्शंस होंगी प्रॉपर। हमें बहुत सारे कन्फ्यूजन से घिरे रहते हैं कि हमें कौन से कोच के पास जाना है, या क्या हमारे अपने शारीरिक उसके हिसाब से या अपने स्टेमिना के हिसाब से कौन सा स्पोर्ट हमें सेलेक्ट करना चाहिए। ठीक है,
तीसरा, हम जब हमारा तीसरा पड़ाव है वो हमारा एस्पेक्ट टू कंसिडर टू लर्न अ पर्टिकुलर स्पोर्ट। एक स्पोर्ट को सीखने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, या क्या क्या हमारा बेसिक्स होना चाहिए, वेरी बेसिक्स। मैं अभी बात कर रहा हूँ बेसिक्स की। क्या क्या चीज़ें हमारे जहन में होनी चाहिए उस चीज़ को सीखने के लिए, वो हमारे पास होना ज़रूरी है। उसके बाद आता है हमारे हेल्थ बेनिफिट्स, जिसके लिए आज हम सब जहाँ जुड़े हुए हैं, कि अगर हम कोई स्पोर्ट ले रहे हैं तो हमारा स्पोर्ट हमें फिजिकली एज वेल एज मेंटली कैसे हमें एडवांस फॉर्म में ले जाता है, या कैसे हम लोग गेन करते हैं फिटनेस उससे। उसके बाद हम लोग आते हैं डेली लाइफ बेनिफिट्स। स्पोर्ट्स का एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ना कि आपको स्पोर्ट्स सेक्टर में, बल्कि स्पोर्ट्स से बाहर भी हेल्प करता है। चाहे वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो, चाहे वे ऑफ स्पीकिंग हो, अलग अलग चीज़ों में आपको हेल्प करता है। उसके बाद आता है अगर आप एज अ करियर ले रहे हैं, तो अगर आप एज अ करियर ले रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, कैसे आप उससे आगे बढ़ेंगे। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिससे हम आगे बढ़ेंगे। तो शुरुआत करने से पहले दोस्तों मैं सबको एक चीज़ बोलूँगा, इसको एक पढ़ाई की तरह ना लें, स्पोर्ट्स एक स्ट्रेस बस्टर की तरह लें, जो आपको अलग अलग चीज़ें सिखाता है, जो आपको मोटिवेट करता है, ना कि सिर्फ स्पोर्ट्स सेक्टर में बल्कि उसके बाहर भी। तो हम लोग आज एक इमेजिनरी वर्ल्ड में चलेंगे, कहानियों की दुनिया में, जहाँ पे हम बहुत सारी मस्ती करेंगे, सीखेंगे सीखेंगे इस वे में जो हमें देर तक याद रहे। पढ़ाई में हम ऑब्वियसली सारा दिन पढ़ते हैं, उसके बाद एक और पढ़ाई का सेशन होगा तो ऑब्वियसली बोरिंग हो जाता है। तो हम इसको बोरिंग नहीं बनाएंगे, हम इसको इंटरेस्टिंग लेंगे। और इससे अगर आप 30 से 40% भी कुछ सीख सके तो वो सक्सेसफुल है ये सेशन। ठीक है, तो अब हम चलते हैं डेफिनेशन ऑफ स्पोर्ट। अब अगर हम लोग बात करें, तो मैं आपसे सबसे बोलूँ कि एक स्पोर्ट को डिफाइन करिए। तो ऑब्वियस सी चीज़ है, आप अलग अलग लोग हैं, उन सबके दिमाग में एक अलग अलग छवि बनती है। कुछ लोगों के दिमाग में बनेगा क्रिकेट की छवि बनती है, किसी के दिमाग में कबड्डी बनता है, कोई खो खो खेलता है, कोई बैडमिंटन को प्रमोट करता है, कोई फुटबॉल को प्रमोट करता है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि जो ये छवि आपके दिमाग में क्रिएट हो रही है, ये डिफाइन नहीं करता स्पोर्ट को, ये एक्चुअली उसकी सब कैटेगरी है। सब कैटेगरी मतलब उसका एक प्रकार है। तो ऑब्वियसली आपके दिमाग में क्वेश्चन उठेगा कि अगर ये सब कैटेगरीज हैं तो एक्चुअल डेफिनेशन क्या है स्पोर्ट की। तो चलिए हम इमेजिनेटिव वर्ल्ड में चलते हैं, कहानियों की दुनिया में चलते हैं, जस्ट टू मेक इट इंटरेस्टिंग। सपोज हम सब लोग एक ओपन फील्ड में चलते हैं, पिकनिक ले, मान लीजिए पिकनिक खेल रहे हैं हम लोग, फुटबॉल खेलते हैं, मैं एक बॉल लेके आते हैं, कैरी कर रहे हैं बॉल, और वहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं, थोड़े छोटे मोटे जानवर भी हैं, ओपन फील्ड है, कहीं कोई लिमिटेशंस नहीं है। आपका मैं आपको एक फुटबॉल देता हूँ, एक टीम में 5 प्लेयर है, एक टीम में 8 प्लेयर है, और मैं बोलता हूँ आपको चलिए आप खेलिए, आपका जब तक दिल चाहता है आप खेलिए उस चीज़ को। लेकिन मुझे इसका एक विनर और एक, मैं किसी को लूज़र नहीं बोलता, कि एज एन एम्बियंस स्पोर्ट्स अगर मैं बोलता हूँ, तो हम लोग एम्बियंस स्पोर्ट में हम हमेशा एक चीज़ पे फोकस करते हैं, वो है कि कोई भी लूजिंग एंड पे नहीं होता। या तो आप जीतते हैं, या फिर आपको अपनी कमियां पता चलती हैं, ताकि आप उसमें वर्कआउट करके आप एक बेटर स्पोर्ट्स पर्सन बन सकें, विक्ट्री करना सीखें। तो इसमें हम लोग ये लेके आते हैं टेक्नोलॉजी। तो जैसा अभी मैंने आपको बताया, एक ओपन फील्ड है, फुटबॉल है, कोई रेफरी नहीं है, दोनों तरफ कोई गोल पोस्ट नहीं है, जंगल है तो आसपास, और मैं आपको बोलता हूँ जितना मर्जी आपका है आप खेलिए। तो आप देखेंगे पूरा पूरा दिन निकल गया, आप कुछ टाइम बाद आकर मैं आपको आके देखूंगा, तो आप में से आधे लोग कोई जानवरों के साथ खेल रहे होंगे, कुछ गप्पे लड़ा रहे होंगे, कोई आपस में खेल रहे होंगे, लेकिन कोई आउटकम नहीं निकल रहा। ठीक है, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, कहने का मतलब ये कि जब तक इसमें हमने कोई लिमिटेशन नहीं बांधी, जब तक हमने कोई चीज़ इसमें इन्फोर्स नहीं करी, तब तक ये एक फिजिकल वर्कआउट है। वर्कआउट मतलब आप सोशलाइज कर रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, सोशलाइज मतलब आप एक दूसरे से बात कर रहे हैं, आपने पब्लिक स्किल्स बढ़ा रहे हैं, एक फिजिकल वर्कआउट चल रहा है, लेकिन स्पोर्ट कैटेगरी नहीं है। हम सेम सिनेरियो इमेजिन करते हैं। अब इसी इमेजिन में मैं आपको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना के देता हूँ, ठीक है, मतलब लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, आपको रेफरी प्रोवाइड कराता हूँ, दोनों एंड पे एक एक गोल पोस्ट बांध देता हूँ, ठीक है, और 90 मिनट्स का टाइम आपको देता हूँ, और बोलता हूँ 90 मिनट्स में जो टीम, और दोनों टीम ऑब्वियसली सेम नंबर रखता हूँ, 6 टीम में या 11 का लीजिए एक्चुअल रहते हैं, और मैं आपको बोलता हूँ जो 90 मिनट्स में सबसे ज़्यादा गोल हिट करेगा वो विनर है। ऑब्वियसली आपको अचानक से दिखेगा, शिफ्ट ऑफ गेम दिखाई देगा, आपको 90 मिनट्स में दिखेगा, लोगों की स्किल्स दिखाई देगी, स्ट्रैटेजी प्लानिंग दिखाई देगी, जो गोल हिट कर रहा है आपको उसके अंदर के कहते हैं टैक्टिकल स्किल्स। टैक्टिकल स्किल्स क्या है अभी हम डिस्कस करेंगे। स्ट्रैटेजी प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, ऑफिशिएट कर रहे हैं कि क्या आप फाउल तो नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग देखेंगे 90 मिनट्स के अंदर अंदर आपको एक रिजल्ट मिल रहा है, एक आउटकम मिल रहा है। तो अगर हम इसको एक चीज़ में पिरोएं, कहते हैं ना एक माला अगर हम पिरोने से, तो इसका एक्चुअल मीनिंग क्या बनता है, सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल लॉजिक। कोई भी ऐसी फिजिकल एक्टिविटी जहाँ पे एक इंडिविजुअल, एक प्लेयर या एक टीम अपने स्किल्स डिस्प्ले करता है, चाहे टेक्निकल स्किल्स चाहे टैक्टिकल स्किल्स जो अभी हम डिस्कस करेंगे, या कोई भी डिसीजन मेकिंग कुछ भी ऐसा वो डिस्प्ले करता है,
एक रूल्स के अंदर, जहाँ पे ऑफिशियल आया, जहाँ पे गेम्स आया, जहाँ पे 90 मिनट्स का बना, जहाँ पे हमने डिसिप्लिन जोड़ दिया, वहाँ पे ऑफिशियली ये एक स्पोर्ट्स में कन्वर्ट हो गया। तो अभी हमने सीखा एक स्पोर्ट क्या है और एक फिजिकल एक्टिविटी क्या होती है या एक मेंटल एक्सरसाइज क्या होती है, इनके बीच में डिफरेंस। तो ये है हमारा पहला स्टेप का इनिशियल स्टेप कि कैसे हमें एक फील्ड में एंटर करना है। अभी तक आप में से कितने होंगे जिनको ये पता था कि स्पोर्ट की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है? ऑब्वियसली पता होगा, आपके इमेज फॉर्म होते, लेकिन एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं थी। अब हम आते हैं इसका सेकंड वे में। सेकंड वे है आपका टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स। जब मैंने एमबीए स्पोर्ट्स स्टार्ट किया था तो हमारे दिमाग में मोटी सी इमेज थी, एक होता है इंडोर स्पोर्ट्स और एक होता है आउटडोर स्पोर्ट्स। इंडोर स्पोर्ट्स वो स्पोर्ट होता है जो आप एक रूम के अंदर, एक कहते हैं हॉल के अंदर बैठ के खेल सकते हैं, जैसे बैडमिंटन आपका इंडोर स्पोर्ट हो गया। टेबल टेनिस, आप में से कई लोग होंगे जो शायद पार्क में खेलते होंगे बैडमिंटन, लेकिन कितने लोगों ने आज तक इस चीज़ पे नोटिस किया होगा कि एक्चुअली बैडमिंटन हॉल के अंदर खेला जाता है। उसका रीज़न ये है, जो टेक्निकल रीज़न है, जो आपकी चिड़िया होती है, जो आपको इसको आप शटल कहते हैं, जो शटल होती है उसका वेट इतना लूज होता है, इतना वेट इतना हल्का होता है कि जो सर्व कर रहा है उसका हमेशा अपर हैंड रहता है। वो सर्व कर रहा है, लेकिन बाय द टाइम मैं मेरे तक पहुंचेगी, मैं उसको हिट करूंगा, आप देखोगे हवा उसको कहीं से कहीं लेगी। तो ऑब्वियसली जो सर्व कर रहा है उसके पास उसको बेनिफिट ज़्यादा मिल रहा है। तो इसलिए जहाँ हम लोग ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं जहाँ पे दोनों के न्यूट्रल एडवांटेज रहे, कोई भी किसी का भी अपर हैंड ना रहे। स्किल्स आपको वहीं देखने को मिलती है जहाँ पे दोनों न्यूट्रल उसमें खेल रहे हैं। एक जगह जहाँ पे ये आपको मालूम है, आपको पहले से रिजल्ट डिसाइडेड है कि यहाँ पे ये खेल रहा है, वो स्पोर्ट थोड़ा ना वो, है ना? तो कोई भी ऐसा स्पोर्ट जो एक बंद इंक्लोजर, जो एक इंक्लोजर में खेला जा सके, वो होता है हमारा इंडोर स्पोर्ट। कोई भी ऐसा स्पोर्ट जो ओपन फील्ड अंडर द स्काई, जैसे क्रिकेट हो गया, फुटबॉल होगा, हॉकी हो गया, बैट आपका, फिर ये हो गया क्या, वॉलीबॉल हो गया, तो ये हो गया आपके आउटडोर स्पोर्ट्स में। कुछ कुछ वॉलीबॉल, कुछ कुछ ऐसे भी स्टेडियम है जहाँ पे इंडोर होते हैं, है ना? तो ये इंडोर आउटडोर दोनों में आता है। तो आज जो हम अब हम इसको लेके आएंगे अगली कैटेगरी। कैटेगरीज को जब हम फर्दर जब हम डिवाइड करते हैं तो उसकी 3 कैटेगरी निकल के आती है। पहली कैटेगरी, जैसे आप जीआईएफ फाइल्स अगर इसमें आप देखेंगे, अगर आप नोटिस करेंगे तो एक आपको क्लियर आइडिया लगेगा कि इसका क्या मतलब है। आपको इंडिविजुअल स्पोर्ट से मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, डुअल स्पोर्ट और टीम स्पोर्ट से क्या बोलना चाह रहा हूँ। इंडिविजुअल स्पोर्ट वो स्पोर्ट है जहाँ पे एक प्लेयर अपनी टीम, अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने क्लब या अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, मतलब वन ऑन वन कॉम्पिटिशन। इसका एडवांटेज है कि आपका फोकस बिल्टअप होता है। फोकस कैसे होता है? क्योंकि हाई इंटेंसिटी गेम होता है। हाई इंटेंसिटी जब पूरा एक चीज़ में पूरे से इन्वॉल्व हो जाते हैं तो ऑब्वियस सी चीज़ है, आप उसमें एकदम उस गेम के बन के रह जाते हैं। तो जब आप उस गेम के बन के रहेंगे, आपके अंदर अलग अलग वो बनती है, एबिलिटीज फॉर्म होती है, डिसीजन मेकिंग वो फॉर्म रहता है। ठीक है? तो इसमें आपकी डिपेंडेंसी खुद पे रहता है। तो इसको हम लोग कहते हैं इंडिविजुअल स्पोर्ट। इसके लिए आपको प्रॉपर डिसिप्लिन चाहिए। ये, और ये डिसिप्लिन कभी एक दिन से नहीं आती, रेगुलर प्रैक्टिस से आती है, ये आपको पता है। ये उन लोगों के लिए बेटर है जो लोग कहते हैं ना, जो लोग टीम स्पोर्ट या टीम प्लेयर्स नहीं होते, नॉट इन अ नेगेटिव सेंस बट इन अ पॉजिटिव सेंस। कि कई लोग होते हैं जो टीम के साथ परफॉर्म नहीं कर पाते। कई लोगों को लगता है मैं परफॉर्म अच्छा कर रहा हूँ, मेरी टीम नहीं कर पा रही, एंड वो अपनी जगह सही है, वो गलत नहीं है। कि अगर उनको लगता है कि आप सिंगल उसमें काम कर सकते हैं तो आप यू शुड गो फॉर द इंडिविजुअल स्पोर्ट। बस में नेगेटिव एक यही है, आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। ठीक है? तो मैं खुद पर्सनल रीज़न की वजह से मैं इंडिविजुअल स्पोर्ट में नहीं गया कि मुझे कोई चीज़ में ब्लेम कर सकूँ। ठीक है? तो मैं ऐसा कुछ करा नहीं। तो इंडिविजुअल स्पोर्ट हमने सीखा, कोई ऐसा स्पोर्ट जहाँ पे एक पार्टिसिपेंट कंप्लीट करता है दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ। उसके बाद हमारा जो आता है वो है हमारा डुअल स्पोर्ट। डुअल स्पोर्ट वो होता है जहाँ पे दो प्लेयर अपने क्लब, कंट्री या डिस्ट्रिक्ट या स्टेट या कोई सा भी लेवल पे दो टीम अपने रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा लिबर्टी मिलता है। अगर मैं इसको परसेंटेज में लिखूँ, परसेंटेज में बोलूँ, तो अप्रॉक्सीमेटली 1 से 2% का आपको लिबर्टी मिल जाती है। कैसे? आपको सामने से किसी ने मान लीजिए शटल हिट करी, आपके पास आई, शटल में इतनी जान थी कि अगर आप उसको मिस हिट भी करते हैं तो एटलीस्ट आपके पार्टनर तक पहुँच जाएगा, वो आपको कवर अप करके हिट करता है। ठीक है? तो ये आपकी एक तरीके से लिबर्टी होगी, क्योंकि आपको पता था कि आपके पार्टनर ने उसको कर लिया, आपने उसको कवर अप कर लिया। अब जहाँ पे आता है आपका दूसरा सिनेरियो, वही उतनी स्पीड से आती है शटल, आपके राइट हैंड या लेफ्ट हैंड साइड पे आती है, लेकिन वो आपके पार्टनर की रीच से दूर है। तो उसको तो आपका पार्टनर कवर अप नहीं कर सकता ना, तो आप ही को करना पड़ेगा। अब उसको आप कैसे करेंगे? वो करेंगे प्रैक्टिस के थ्रू, फोकस के थ्रू, डिसिप्लिन के थ्रू। तो ये चीज़ें आपके अंदर होनी ज़रूरी है, क्या आपको आपके अंदर इस क्वालिटी को प्रमोट करता है।
ऑब्वियसली इंडिविजुअल स्पोर्ट और डुअल स्पोर्ट ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिसमें 3 कोर्ट आते हैं कैटेगरी, जैसे आपका बैडमिंटन हो गया, टेबल टेनिस हो गया, आपका टेनिस हो गया। ये इंडिविजुअल भी होता है, डुअल भी होता है। ये चीज़ आपने भी नोटिस करी होगी। उसके बाद आते हैं उसके बाद आता है टीम स्पोर्ट को। टीम स्पोर्ट वो स्पोर्ट होता है जिसमें 3 प्लेयर या 3 से अधिक प्लेयर कंपीट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं अपनी कंट्री को या अपने क्लब को या अपने स्टेट को। ठीक है, जैसे कि आपको, अगर आपको देखना है क्रिकेट, आप एग्जांपल ले सकते हैं, हॉकी ले सकते हैं, फुटबॉल ले सकते हैं। तो इसमें आप क्या प्रमोट होता है, इसमें आपको थोड़ी लिबर्टी मिलती है। अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, दोबारा से हम लोग इमेजिनरी वर्ल्ड में चलेंगे थोड़ा। हमारे देश में कहते हैं ना, क्रिकेट की सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज जो हम कहते हैं इंडिया पाकिस्तान होता है। तो वो सभी, आप लोग सभी वाकिफ होंगे इस चीज़ से, कितने लोग मानते भी होंगे इस चीज़ को। सब लोग पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न लेके देखते हैं इस चीज़ को, है ना। तो अब मैं आपको एक सिनेरियो देता हूँ। सपोज आपको 280 का टारगेट चेस करना है। ठीक है, आपके शुरू के 3 और आप 4th नंबर के बैट्समैन हो, या आप रिप्रेजेंट कर रहे हो टीम इंडिया को। पाकिस्तान ने 280 का टारगेट दिया। आपने आपके जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन थे, 3 बैट्समैन थे, वो स्कोर नहीं कर पाए। विद इन 10 रन 3 विकेट आपके गिर गए, 3 विकेट आपके डाउन हो गए। आप आते हो, वाहवाही लूटते हो, सब आपको चीयर अप करते हैं। आपके दिमाग में हो गया भैया अगर आज मैंने सेंचुरी मार दी तो एक मोटा सा चेक मेरे घर पहुंच जाएगा, मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, आपने इस सीजन किसी का आपने सेंचुरी स्कोर किया, पब्लिक के अंदर भागते हुए आपको कंधे पे उठा लिया, आपको वाहवाही मिली। तो आपने देखा एक टीम ने अपनी परफॉर्मेंस से बाकी जो ऊपर के टॉप ऑर्डर बैट्समैन थे उनकी परफॉर्मेंस को कवर अप कर दिया। उन्होंने चाहे परफॉर्मेंस नहीं दी, लेकिन आपके परफॉर्मेंस ने उनको आउटस्मार्ट कर दिया। अब आता है इसी का दूसरा सिनेरियो लेते हैं। अब इसमें कोई प्लीज़ उम्मीद करता हूँ यहाँ से कोई पत्थर उत्थर नहीं आएंगे। तो हम लोग की इमेजिनरी वर्ल्ड है, जस्ट इन इमेजिनरी वर्ल्ड। ठीक है, इसी में 20 का टारगेट आपको चेस करना है। आपकी टीम ने स्कोर किया 270 रन। ठीक है, आपको लास्ट 5 ओवर में 10 रन आपको स्कोर करने हैं। आप बॉल फेस कर रहे हैं और एंड यू फेल टू स्कोर द रन्स, आपकी टीम हार जाती है। ऑब्वियसली जो लोग आज आपको कंधे पे उठाए थे वो आपको गिरा देंगे। क्यों? क्योंकि आपने, आपकी टीम ने परफॉर्म किया, आप अकेले के परफॉर्मेंस ने उनको नीचा कर दिया। तो कहने का मतलब है टीम स्पोर्ट एक ऐसा थोड़ा डाइसी हो रहता है, इसमें आपको लिबर्टी मिलती है कि अगर आप परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो आपकी टीम परफॉर्म करके आपको आउटस्मार्ट कर सकती है। और अगर कई बार ऐसा भी होता है कि अगर आपकी टीम परफॉर्म नहीं कर रहे, एक प्लेयर पूरा मैच खींच के ले जा सकता है। तो ये फील्ड उन लोगों के लिए है जिनको लगता है कि मैं डिपेंडेंट, मैं टीम परफॉर्मेंस दे सकता हूँ, या अगर मेरा कोई पार्टनर हो या जिसके नाम क्या कहते हैं ना, म्यूचुअल होकर अंडरस्टैंडिंग मेरी अच्छी है, एक लीडरशिप क्वालिटी मेरे को अंदर चाहिए, या एक डिसीजन मेकिंग को प्रोमिनेंट करना है, ये उनके लिए। तो अभी हमने अभी इसको अगर हम अगले देखें, अगर इसको हम उसमें जाएंगे तो जो स्लाइड के हिसाब से अगर हम थोड़ा इसको पॉलिश करेंगे नॉलेज को, इंडिविजुअल स्पोर्ट फॉस्टर और हाई अमाउंट ऑफ डिसिप्लिन, जिससे हमने बात करा कि आप सेल्फ डिपेंडेंट हैं, आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। तो वो क्वालिटीज आपको अंदर अपने अंदर जनरेट करनी पड़ेगी, क्योंकि इट्स ओनली यू टू बी ब्लेम इफ यू फेल टू स्कोर अ पॉइंट। ठीक है, फॉस्टर हाई अमाउंट ऑफ डिसिप्लिन, सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस इसलिए होता है कि आप किसी की हेल्प के बिना खेल रहे हैं, आप अपने आप खेल रहे हैं, अपनी प्रैक्टिस से खेल रहे हैं, अपनी हार्ड वर्क से खेल रहे हैं। और ऑफकोर्स पैशन होना जरूरी है, क्योंकि इसमें आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा, इसमें कोई आपको कवर अप नहीं कर सकता आपकी परफॉर्मेंस को। वो जो आपको टाइम अलॉट हुआ है 11 या 15 सेट का या 21 का सेट अगर आपको अलॉट हो, वो टोटली आपका टाइम है, आपको परफॉर्म करना है, कोई आपको कवर अप नहीं कर सकता उसमें। टीम स्पोर्ट, मेनी वेरिएबल्स आर कंसिडर्ड टू डिटरमाइन द सक्सेस फेलियर ऑफ द टीम। जैसे मैंने बोला बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। आपकी टीम का अगर नहीं कर रहे, आप परफॉर्म करें तब भी आप जीत सकते हैं। लेकिन टीम स्पोर्ट एक ऐसा है, आप एक मैच जीत सकते हैं, 2 मैच जीत सकते हैं, लेकिन आपको अगर कंसिस्टेंटली अगर जीतना है तो आपको टीम परफॉर्मेंस, कलेक्टिव परफॉर्मेंस जरूरी है। इट डिपेंड्स ऑन कलेक्टिव परफॉर्मेंस ऑफ द टीम एंड इट्स प्लेयर्स। तो ये आपका सिनेरियो रहता है। तो इसके अभी आपको अगर मैं एग्जांपल दूंगा तो आप ये देखिए, बैडमिंटन को मैंने लिखा है। बैडमिंटन आपका ऐसा गेम है जो सिंगल में भी आता है, डुअल सिंगल आता है, डुअल में भी आता है। आपका टेनिस हो गया, सिंगल डुअल दोनों में आते हैं। आपका टेबल टेनिस हो गया जो सिंगल एंड डबल में दोनों आते हैं। तो मेरा मतलब ये है कहने का, जो लोग, जिनको लगता है कि मैं सेल्फ डिपेंडेंट बेटर हूँ, मैं सिर्फ अपने पे ही रिलाई करके खेल सकता हूँ या खेल सकती हूँ, उनके लिए आई वुड से आई वुड सजेस्ट कि वो सिंगल गेम्स के लिए जाएं, इंडिविजुअल स्पोर्ट्स के लिए जाएं। क्योंकि जहाँ पे आपने इंडिविजुअल स्पोर्ट को एम किया और आप उसके लिए गए, ऑटोमेटिकली आप प्रिपेयर हो रहे हैं डुअल स्पोर्ट के लिए। क्योंकि चाहे वो टेनिस हो जाए या बैडमिंटन हो जाए या टेबल टेनिस हो जाए, ऑटोमेटिकली ये डुअल स्पोर्ट की तरफ आएगा ही आएगा। आपके दोनों खेलने की पूरी पूरी अपॉर्चुनिटीज है। जो लोग टीम प्ले खेलते हैं, जिनको टीम सेशन चाहिए या दो टीम उसमें परफॉर्म करना चाहते हैं, जिसको उससे कॉन्फिडेंस आता है। कि कई लोग होते हैं जिनको लगता है कि मेरे ग्रुप है, मेरे एक फ्रेंड सर्कल है, 4-5 लोग हैं, अगर मैं वो मेरे साथ होते तो मैं अच्छा परफॉर्म करता हूँ।
तो ऑब्वियसली आप उसके साथ परफॉर्म करिए, क्या दिक्कत है? आपको सिंगल नहीं आ सकता, कोई बात नहीं। अगर सिंगल में आपको रिफ्लेक्सेस जरूरत है, अगर आपके रिफ्लेक्सेस उससे शार्प नहीं है, या ऑब्वियसली आपको इन सब में रिफ्लेक्सेस शार्प है। रिफ्लेक्सेस मतलब ऑटोमेटिकली आपके बॉडी किसी चीज़ को रिस्पॉन्ड करती है। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल आप प्रेस कर रहे हैं, प्रेस को आपको गर्म लगता है, अचानक से अपना हाथ झटकते हैं, वो रिफ्लेक्सेस है आपके। रिएक्शन टाइम, कितना रिएक्शन टाइम आता है आपका, तो आप उसको ऑप्ट कर सकते हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर आप टीम प्लेयर, आप टीम के लिए ऑप्ट करें, आप टीम स्पोर्ट के लिए जाए। उसका एक ये रिले रेस अगर आप इसमें देखें तो रिले रेस एक मैंने यूनिक कैटेगरी बनाई है। रिले रेस वो होती है जिसमें बैटन, एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा जिसको हम कहते हैं हिंदी में, वो वैसे उसको बैटन कहते हैं। 400 मीटर की रेस में हर 100 मीटर पे एक जना खड़ा होता है, आपकी टीम का वो बंदा होता है। आप जितनी जल्दी उस तक वो पहुंचाएंगे उतनी जल्दी वो भागना शुरू करेगा। तो ऐसा यूनिक स्पोर्ट है जिसमें आपका इंडिविजुअल स्पोर्ट भी कवर होता है और टीम स्पोर्ट भी कवर होता है। इंडिविजुअल इसलिए कि मान लीजिए आप जल्दी भागे और आपने 0.2 मिली सेकेंड का भी अगर आपने डिफरेंस क्रिएट कर दिया, बाकी से जल्दी कर दिया, तो आपकी टीम मेंबर्स को उसका एडवांटेज मिल जाता है, आप उससे भाग सकते हैं लेकर के। ठीक है, कि कल कि अगर आपका अगला प्लेयर अगर वो स्लो है या कहीं गिर जाता है या कुछ भी अगर उसके मिसहैपनिंग ऐसे होती है, तो एटलीस्ट उसके बाद वो एडवांटेज जो आपने गेन करा था 0.2 मिली सेकेंड का या 2 सेकेंड का, वो उसके हमेशा रेडी है उसको कवर अप करने के लिए। ठीक है, तो अभी तक हमने दो चीज़ सीखी। अभी हमने सीखा बेसिक क्या है, ठीक है, स्पोर्ट का एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है। अभी तक आपने कहीं ना कहीं कंपैरिजन हो रहा होगा, अभी तक जो हम लोग खेल रहे थे बिना रूल्स एंड रेगुलेशन के, या जो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, अभी हम लोग एक इमेज फॉर्म हुई हम लोग अभी कहाँ स्टैंड करते हैं। क्या जो हम लोग अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं वो स्पोर्ट को हम कह सकते हैं, या इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, एक छवि बनती है। ठीक है, दूसरा हमने बोला एक टाइप ऑफ स्पोर्ट। टाइप ऑफ स्पोर्ट का एक बेसिक था आपको क्लियरिटी देना एम के लिए। उसका रीज़न क्या है, सपोज आपको मैं बोलता हूँ देहरादून जाना है आपको, मैं देहरादून से मैं देहरादून मेंशन करता हूँ हमारी, तो सपोज आप देहरादून जाना है, मैं आपको ना डायरेक्शन बताता हूँ, ना बताता हूँ नॉर्थ साइड में पड़ता है, मैं आपको गाड़ी बताता हूँ और आप जाइए। आप कभी नहीं पहुँच पाएंगे, ना आपकी डायरेक्शन है, ना आपके पास कोई एम है कि कहाँ कैसे पहुँचूंगा, है ना। अब अगर मैं आपको बताता हूँ नॉर्थ साइड में है, या आप इस रोड के थ्रू चलेंगे तो आपको पहुंच जाएंगे, तो आप कहीं ना कहीं पता करा कर पहुंच जाओगे। तो एग्जैक्टली टाइप ऑफ स्पोर्ट का यही रोल है, आपको क्लियरिटी देना, कि आप एसेस कर सकें कि मैं क्या चाहती हूँ या चाहता हूँ, या मुझे कैसे स्पोर्ट को सेलेक्ट करना है, मुझे किस फील्ड में जाना है। इंडिविजुअल स्पोर्ट में जाना है, इंडिविजुअल स्पोर्ट में जाता है तो आपके 3 ऑप्शन आपके रेडी हैं, बैडमिंटन, टेनिस, टेबल टेनिस, ऐसे बहुत सारे एथलेटिक्स में भी हैं। आपके अगर डुअल में जाना है तो द मोमेंट यू आर एमिंग फॉर इंडिविजुअल स्पोर्ट, आप ऑटोमेटिकली अपने आप को रेडी कर रहे हो डुअल स्पोर्ट के लिए, आपके ऑप्शन हमेशा खुला है। फिर आता है आपका टीम स्पोर्ट, अगर आपको लगता है मैं टीम के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, मैं टीम के साथ अच्छा खेल कोऑर्डिनेट कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, तो आप टीम के साथ जाइए। रिले रेस भी एथलेटिक में आता है, आप इसको इंडिविजुअल के साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हमारे पास दो आ गए। अब हम तीसरे पे चलते हैं, एक स्पोर्ट को सीखने के लिए क्या क्या अवेयरनेस होनी ज़रूरी है मेरे पास। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा एक टर्म हम लोग यूज़ करते हैं, छठी इंद्रियाँ, सिक्स सेंस। बहुत लोग को पता भी होगा सिक्स सेंस आखिर है क्या। सिक्स सेंस मतलब आपकी पावर ऑफ इंट्यूशन। ठीक है, तो मैं जब एविएशन में था मेरे को किसी ने बोला था कि अगर आपको कोई चीज़ याद रखनी हो, या आप कोई चीज़ हमेशा चाहते हैं कि आप कभी भूलें ना, तो उसको जो टर्म आपके दिमाग में हमेशा रहती है, जो आपके जो पसंदीदा चीज़ है, आप उससे अटैच कर दो, आप वो चीज़ कभी नहीं भूलोगे। तो मुझे इंट्यूशन पावर और ये टॉपिक बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग से लगते हैं, तो मैंने ये जो 6 ऑप्शंस हैं मैंने उससे जोड़ दिए। तो आप हमेशा याद रखो, आप याद रखो, छठी इंद्रिय, पावर ऑफ इंट्यूशन, इंट्यूशन होना मतलब यानी से किसी चीज़ को भाप जाना कि गलत होगा सही होगा, उसको भापना, और उससे इसको अटैच कर दीजिए। कोई भी स्पोर्ट अगर आप सीख रहे हैं तो आप इन 6 चीज़ों को अपने दिमाग में हमेशा रखिए। कौन सी 6 चीज़ें? हिस्ट्री। अभी आप मेरे को बोलोगे सर यार आपने तो बोला था कुछ बोरिंग सा बात नहीं करेंगे, अचानक से आप हिस्ट्री उठा के ले आए, है ना। तो ट्रस्ट मी, हम कुछ बोरिंग बात नहीं करेंगे। मैंने आपको पहले ही बोला, हम यहाँ पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, हमसे मस्ती कर रहे हैं, हम कुछ सीख रहे हैं, हमारा मोटिव है कुछ सीखना। ठीक है, तो हिस्ट्री में हम बात करें, हिस्ट्री ऑब्वियसली टॉपिक हिस्ट्री है, लेकिन हम जो बात करेंगे वैल्यूबल है। सेकेंड आता है हमारे पास डायमेंशन, जो हम कोर्ट में, कोर्ट इसलिए कि हम बैडमिंटन के कोर्ट होते हैं उसकी फील्ड नहीं होती, हम कोर्ट के डायमेंशन लेंगे। ठीक है, तीसरा है हमारा इक्विपमेंट्स के, इक्विपमेंट्स के मतलब जो जो सामान या जो जो सामग्री जो हमें खेलने के लिए चाहिए होती है कोई भी पर्टिकुलर स्पोर्ट। फिर आता है रूल्स एंड रेगुलेशंस, कि क्या रूल्स होने चाहिए, क्या रेगुलेशंस हमारे पास होने चाहिए, हम उसके बारे में बात करेंगे। फिर आता है टेक्निकल एंड टैक्टिकल स्किल्स, ये मैंने अभी आपको थोड़ा सा इससे वाकिफ होंगे, मैंने अभी डेफिनेशन में यूज़ किया था टेक्निकल स्किल्स एंड टैक्टिकल स्किल्स। ठीक है, तो चलिए अब हम दोबारा से इमेजिनेटिव वर्ल्ड में चलते हैं, हम कुछ अज्यूम करेंगे।
मान लीजिए हम 1970s में जा रहे हैं, 1970s मान लीजिए हम लोग पिच में हम लोग क्रिकेट खेलने जा रहे हैं 1970s में, और हमें बताया गया टेस्ट मैच खेलना है। हम लोगों ने बड़े खुशी से गए, पिकनिक मनाने गए, हम लोग मैच खेलने गए, 11-11 की 2 टीम हमने बांटी है और हम क्रिकेट खेल रहे हैं। क्रिकेट इसलिए कि मेरा मेरा फेवरेट है, मैं क्रिकेटर भी ले चुका हूँ तो मुझे अच्छा लगता है क्रिकेट में थोड़ा बात करने में, है ना। तो हम लोग 11-11 की टीम बना के खेल रहे हैं। अब हम 2 दिन हम लोग खेला, तीसरे दिन अब मुझे मालूम है अब हमारी बैटिंग आनी है, हमने 2 दिन अच्छे से बॉलिंग करी, अब हमें मालूम है हमारी बैटिंग होनी बाकी है। तो मैं पूरा प्रिपेयर्ड हूँ, मैं एक्साइटेड हूँ कि कल तो मेरी बैटिंग है, कल तो मैं आराम से जाऊँगा, पैडअप होके जाऊँगा, बैटिंग करूँगा पूरा दिन, किसी को मौका ही नहीं देना खेलने को। मैं पैडअप होके गया, फील्ड में जाके बैठा हूँ, 2 बैट्समैन फील्ड में खड़े हैं, अगली टीम ही नहीं आ रखी, हम लोग बैठे हैं वहाँ पे। तो वी आर जस्ट मेकिंग फूल आउट ऑफ सेल्फ। इसका रीज़न क्या है, 1970s में जो क्रिकेट मैचेस होते थे वो 6 दिन के होते थे। 2 दिन या 3 दिन के बाद आपको 1 दिन का ब्रेक मिलता था रेस्ट के लिए, उसके बाद बाकी 2 दिन हम लोग रिज्यूम होते थे खेलने के लिए। तो हमें जब तक पता नहीं है कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन, कोई भी रूल होता है, जैसे डकवर्थ लुईस रूल हो गया, या आपके उसमें हो गया कोई भी आपको चैलेंज कर सकता है, आपकी एज को चैलेंज कर सकता है, बैडमिंटन में हो गए, उसका क्या रूल है, जब तक हमें उसकी इंपॉर्टेंस नहीं मालूम होगी, जब तक हमें ये नहीं मालूम होगा रूल्स क्यों अप्लाइड हुए हैं, तब तक हम उसको कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, कैसे इवॉल्व हो रहे हैं। तो अब हम जानते हैं हिस्ट्री, तुम्हारा जो जैसे हमने पहला टॉपिक था हिस्ट्री, तो अब हम थोड़ा सा रियलिटी में आएंगे। हिस्ट्री में हम लोग गए, हम लोग वापस आए, हम थोड़ा रियलिटी में आएंगे। तो इसका हमारा मोटिव क्या था, हिस्ट्री में जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप इसको एज अ करियर ऑप्शन ले रहे हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये जानना कि कोई भी रूल अगर बना हुआ है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। जब तक आपको उसका इंपॉर्टेंस नहीं मालूम, उस रूल के ये नहीं मालूम कि रूल करता क्या है, आप उसको कभी मास्टरी हासिल कर नहीं सकते। कितने प्लेयर ऐसे हैं जो कहते हैं ना आपके हाई लेवल में पहुंच गए हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम फेस करते हैं, वो एक अच्छे प्लेयर में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे। उसका रीज़न ये है उनके अंदर अवेयरनेस नहीं है। फर्स्ट जो हमारा जो बेसिक स्टेप है, जो फाउंडेशन है, वो प्रॉपर नहीं है। आपने कोई भी चीज़ करी, आपने हिस्ट्री, आपके पास ये पता होना चाहिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका कोई भी स्पोर्ट कैसे इवॉल्व हुआ है। 1970 में 6 दिन के मैच होते थे, जैसे जैसे टाइम बीता 5 दिन के मैच हो गए, फिर थोड़ा टाइम बीता 50 ओवर के मैच हो गए, आगे टाइम बीता, टेस्ट क्रिकेट अलाइव है, 5 दिन का होता भी, लेकिन हमें थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना था, हम उसको 50 ओवर पे आए, फिर 20 हो जाए, अब 5 ओवर पे भी आ गए। तो ये था हमारा इवॉल्व। हमें ये देखना है पिछले टाइम से कितना स्पोर्ट्स इवॉल्व हुआ है, आगे कुछ टाइम तक कितना स्पोर्ट इवॉल्व होगा। हमें विजनरी होना पड़ेगा कि अगर हम अगले 2 साल अब अगर आप आज से खेलना शुरू कर रहे हैं, इतना तो मानते हैं, इतना अगर हम प्रैक्टिकल लेके चलें, 1.5-2 साल आपको लगेगा किसी भी पहुंचने, अनटिल अनलेस यू आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। आई विश सब करें, सारे प्लेयर हैं यहाँ पे, लेकिन आपको ये मान के चलना 1.5-2 साल आपके मेंटली आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि क्लब लेवल, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर स्टेट लेवल, उसमें आने में टाइम लगता है। प्रॉपर थिंग्स डज टेक टाइम। तो आपको आते आते आपको इतना टाइम लगेगा, और आपको पता होना चाहिए कि बाय द टाइम मैं उस स्टेज में पहुंचूंगा, मैं पहुंचूंगी 2 साल बाद, तो वो स्पोर्ट कितना इवॉल्व हो चुका होगा उस फील्ड में। तो आपको ये नहीं पता होगा, आप देखोगे कि ठीक है मैं तो टेस्ट बैट्समैन बना, आज से 5 साल मुझे तो पता ही नहीं था T20 चल रहा, मैं टेस्ट बैट्समैन खेल रहा हूँ, फिर मैं T20 के लिए प्रिपेयर हुआ तो 5 ओवर के मैचेस आ गए। तो अल्टीमेटली क्या होगा, आप लोग डिसहार्टन हो गए, आपका मोरल डाउन होगा कि यार मैंने इतनी प्रैक्टिस के बाद भी मैं आगे नहीं जा पाया। तो आज जितने लोग यहाँ पर हैं, मैं उनको सबको एक टास्क देता हूँ, होमवर्क नहीं है, पहले इससे क्लियर करेंगे, होमवर्क नहीं है एंड कंपल्शन नहीं है। कितने लोग यहाँ पे हैं जो एक्चुअली में क्रिकेट देखते हैं, मुझे नहीं पता, आई जस्ट होप देखते हो। उसमें एक सीरीज होती है एशेस, जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स और इंग्लैंड प्लेयर के बीच में खेली जाती है, एशेस एक होती है सीरीज। मैं बताता हूँ, टेस्ट मैच सीरीज होती है एशेस नाम से। सबका एक टास्क ये है कि वो एशेस किस चीज़ के लिए जानी जाती है, इतनी इंपॉर्टेंट सीरीज क्यों है, एक ऑस्ट्रेलियन उसके लिए और पब्लिक के लिए, और एक इंग्लिश के लिए। आपको कहा है, आपको मालूम है, और जो ये एशेस है इंडिया पाकिस्तान के मैचेस से ऊपर मानी जाती है, उसका एक रीज़न है। वो रीज़न जिस चीज़ को पता है, या आप गूगल भी कर सकते हैं, गूगल की हेल्प कर ले सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स जो भी APLL का जो साइट है या जो फेसबुक पेज है, जिसमें भी आप उसमें कमेंट करके चाहे गूगल करके लिखिए, आप उसमें डालिए कि एशेस का इम्पोर्टेंस क्या है। रीज़न ये नहीं है, मेरा इसका रीज़न ये नहीं है कि आपको मेहनत करवाना है कुछ, मेरा वैसे एक अवेयरनेस, एक जनरल अवेयरनेस, कि हम पहला कहीं से तो हम शुरुआत करें अवेयरनेस के थ्रू। तो ये थी आपकी हिस्ट्री। अब हम पढ़ेंगे दूसरे पड़ाव में, वो है हमारा डायमेंशन। जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले इमेजिन किया था, हम लोग एक ओपन फील्ड में गए, जानवरों के साथ भी खेल लिया, हमने गप्पे भी लड़ा ली, हमने फुटबॉल भी खेल लिया, हमने दुनिया भर की सारी चीज़ें कर दी। ये और उसमें हमने बाद में उसको स्पोर्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमने उसको एक कहते हैं ना एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में बंद कर दिया। हमने बोला ठीक है, आप ये आपका दायरा है,
इस दायरे से बाहर अगर आप खेलोगे तो आप फाउल माना जाएगा, और वो मान्य, जो भी आप गोल करेंगे मान्य नहीं होगा। ठीक है, इसका हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब सपोज एक और हम लेते हैं एग्जाम्पल, जिसमें हम लोग इमेजिन करेंगे, दोबारा से हम लोग कहानी की दुनिया में चलेंगे, इमेजिन करेंगे। सपोज आप मैच खेल रहे हैं, आईपीएल, इस टाइम आईपीएल चल रहा है, जब आईपीएल को डिस्कस कर लेते हैं। तो आप आईपीएल खेल रहे हैं, ठीक है, आप क्रिकेट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आपको एक ग्राउंड की तरफ लिया जाता है, आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस करी, बहुत नामी प्लेयर है आप। आपको बोला इस ग्राउंड का एक साइड 65 मीटर बड़ा है और एक साइड 75 मीटर लॉन्ग है पिच से। मैं तो आपको बता दूं कि क्रिकेट में एक ऐसा वो एक जनरल नॉलेज है कि हर ओवर के बाद बैटिंग साइड चेंज होती है। बैटिंग साइड मतलब अगर आप पहले लेफ्ट हैंड साइड से बैटिंग कर रहे हैं तो अगले ओवर में आप राइट हैंड साइड से बैटिंग करते हैं, ताकि पिच बराबर यूज हो, कई पैचेस ना बने जब बॉलर को फेवर करे। ठीक है, तो एक साइड की बाउंड्री आपकी 65 है, एक साइड की 75। अब आप चले गए खेलने, आपने बोला चलो भाई मैं तो इतनी ताकत है, आपने जिम विम कर रखा है, मैं इतनी ताकत मार ही दूंगा, मैं 70 मीटर को पहुंचा दूंगा बड़े आराम से। लेकिन आप एक चीज भूल गए, 70 मीटर कौन सी तरफ है, इस लेफ्ट हैंड साइड की बाउंड्री है, राइट हैंड साइड की बाउंड्री है। आपने पूरे जोश में आपने बोला यार ये बॉलर की शक्ल मेरे को पसंद नहीं, या इसकी बॉलिंग एक्शन मेरे को पसंद, मैं तो उसको मारूंगा। आपने शॉट मारा 70 मीटर के हिसाब से, आपकी बाउंड्री 75 मीटर क्रॉस करनी, बाउंड्री पर आउट हो गए। आपने आके ऑफिशियल गला पकड़ लिया कि भाई मैंने तो मारा 70 मीटर, तुमने मेरे को बोला था एक तरफ 65 है, एक तरफ 75 है, मैं तो 70 मारा था, छक्का होना चाहिए, छक्का कैसे नहीं, आउट कैसे हुआ मुझे ये बता। तब आपको आपको ले जाता है, बोलता है मेरे भाई आपका जो ये वाली बाउंड्री है ये आपकी 75 मीटर है, आपने जो शॉट हिट करा वो आपने 65 वाले में नहीं करा, आपने 75 वाले में हिट करा, तो बाउंड्री कहाँ तक पहुंचेगी, है ना। तो कहने का मतलब आपका अवेयरनेस होना चाहिए, आप किसी भी फील्ड में खेल रहे हो। जैसे मैंने अभी आपको बोला बैडमिंटन, बैडमिंटन एक बहुत ही हाई इंटेंसिटी गेम है। फुटबॉल हाई इंटेंसिटी गेम है, आपके 90 मिनट का टाइम होता है। बैडमिंटन में ऐसा टाइम लिमिटेशन नहीं होती, इसमें आपके सेट होते हैं 11 का सेट, 15 का सेट, 21 का सेट। लेकिन तभी वो इतना ज़्यादा इंटेंसिटी उसकी हाई होती है, अगर आपके अंदर कहते हैं ना, अगर अवेयरनेस नहीं है आपकी फील्ड के बारे में तो आप वही पॉइंट्स स्कोर नहीं कर सकते। आप आपसे आप अपने पॉइंट्स बांटोगे, क्योंकि जैसे मैंने बोला स्पोर्ट्स में सबसे बड़ा जो आपका एम है, जो सबसे बड़ा जो आपका बोनस पॉइंट है, वो है आपके रिफ्लेक्सेस, आपके बॉडी रिफ्लेक्सेस, रिएक्शन टाइम। कितनी बार ऐसा होता है जब आप अवेयर नहीं होते, आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली रिएक्ट करती है उसमें। तो वो कैसे बिल्डअप होगा, जब आप किसी बारे में अवेयरनेस अपने अंदर लाते हैं तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड करती है। शॉट कई बार देखिए आप अवेयर नहीं होंगे, सबकॉन्शियस माइंड जब आता है आप ऑटोमेटिकली शॉट में इतनी जान लगाओगे, आपको मालूम है कि यार मेरा शॉट इतनी तेज नहीं माना कि पार हो जाए, तो वो फाउल हो गया, है ना। तो अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस, आपकी रिफ्लेक्सेस का जो रोल है आपका डायमेंशन से अवेयरनेस से है। तो यहाँ पे हमारा अवेयरनेस होना जरूरी है, अवेयर होना जरूरी है कि आपके हम जिस एरिया में हम परफॉर्मेंस दे रहे हैं कितना बड़ा एरिया है, या उसके हम कैसे हम उसको भेज सकते हैं, हमारा ड्रिफ्ट क्या रहना चाहिए, सारे एंगल्स ऑटोमेटिकली वर्कआउट होते हैं अवेयरनेस के अंदर। उसके बाद आते हैं हम लोग इक्विपमेंट्स एंड गियर्स पे। तीसरा चीज़ यहाँ पे मैं पहले ही बता दूँ, यहाँ पे किसी को डिमोरलाइज नहीं करूँगा, ठीक है। यहाँ पे हम एक प्रैक्टिकल वे लेके चल रहे हैं, मेरा काम है आपको एक प्रैक्टिकल राह दिखाना। तो मैं किसी को ना एक झूठी होप नहीं देता है, किसी को वो नहीं करता। एक प्रैक्टिकल, हर मेरे हिसाब से आज तक दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं हर किसी का कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस है, ठीक है, ये मेरा मानना है। हमें कभी कोई चीज़ क्विट नहीं करनी चाहिए। तो जब हम इक्विपमेंट्स, कोई भी चीज़ जो कोई पर्टिकुलर स्पोर्ट को खेलने के लिए चाहिए, तो हमारा पहला पॉइंट आता है, क्या आप जो आप स्पोर्ट चूज़ कर रहे हैं, सपोज आपने बैडमिंटन चूज़ किया, बैडमिंटन के रैकेट 150 रुपये के भी आते हैं, ठीक है, 200 रुपये के भी आते हैं, 650 के भी आते हैं, 5000 के भी आते हैं, 10,000 के भी आते हैं, और हायर रेंज के भी आते हैं। आपको ये देखना है, अगर आपने चूज़ कर लिया, अगर आप एकदम श्योर हो मुझे अपना करियर इसी स्पोर्ट में बनाना है या मुझे यही स्पोर्ट खेलना है, अब यहाँ तक अब तक क्लियर हो चुके होंगे, ऊपर हमने जो डिस्कशन अब तक क्लियर हो गए होंगे, तो क्या मैं उसकी कॉस्ट बियर कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। जो मतलब होता है 10,000 का रैकेट है, तो क्या मैं अफोर्ड कर सकता हूँ उसको खरीदना, क्या मैं अपने पेरेंट्स पे तो कुछ एक्स्ट्रा बर्डन नहीं डाल रहा, ठीक है। अगर नहीं कर सकते तो उसकी भी कोई, हम कहता हूँ देन यू शुड वर्क फॉर द सोल्यूशन रादर देन क्विटिंग। क्विटिंग कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। आज तक कोई भी विनर ऐसा नहीं है जिसने क्विट करा हो, ठीक है ना। आपको क्विट नहीं करना, आप ऑल्टरनेट वेज देखो। ऑल्टरनेटिव्स क्या आते हैं, मैं कैसे अरेंज कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, क्योंकि आपको बाय द टाइम आप आप उसको अरेंज नहीं करते, आपके अपना पर्सनल गैजेट होना ज़रूरी है ना। इसका एक ऑल्टरनेट मैं आपको देता हूँ। मान लीजिए आपने डिसाइड कर लिया आपको बैडमिंटन खेलना है, क्रिकेट खेलना है, या हॉकी खेलनी है, फुटबॉल खेलना है, कुछ भी ऐसा स्पोर्ट आपने खेलना है, तो आपको उसका इक्विपमेंट्स कैसे चाहिए। सीधा सा लॉजिक है, स्पॉन्सर्स। स्पॉन्सर्स क्या होते हैं, स्पॉन्सर्स वो होते हैं जो आपके चीज़ों को स्पॉन्सर करते हैं, जो उसके पे करते हैं।
जैसे आपके रैकेट हो गया, वो उसकी कॉस्ट बियर करेंगे, ठीक है ना। आपके रॉकेट वो बोलेंगे अपने रैकेट में मेरा लोगो लगा दो, उसकी कॉस्ट मैं दूंगा। उनका प्रचार हो रहा है, आपको वर्कआउट हो रहा है, आपके प्लान वर्कआउट हो रहा है। तो वो क्या करते हैं, वो आपको स्पॉन्सर करते हैं, या अपनी टी शर्ट दे देंगे, या शूज़ दे देंगे, या शॉर्ट्स दे देंगे, कुछ भी ऐसा करके वो आपको स्पॉन्सर करते हैं। तो लेकिन उस स्पॉन्सर को ऐसा तो नहीं मिलेगा, स्पॉन्सर मिलने के आपको परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, आपको उनकी नज़रों में आना पड़ेगा। टिल द टाइम आप उनकी नज़र में नहीं आते, तब तक उसका कॉस्ट कौन बियर करेगा। अगर आप कॉस्ट बियर नहीं कर सकते तो आप अरेंज कैसे करेंगे, ये होना ज़रूरी है, ये प्लानिंग होना ज़रूरी है, ये उस प्रोसेस होना ज़रूरी है ना। नहीं तो क्या होगा, आप मेंटल प्रेशर लेके आप इतना ज़्यादा खेलोगे, पर आप जब भी आप मेंटल प्रेशर लेके खेलोगे आप कभी परफॉर्म नहीं कर पाओगे। आप ये लेके खेलोगे यार कि मैंने ठीक है, मैंने अरेंज कर लिया, मुझे इसका पे करना है, या मैं कहीं बर्डन तो नहीं बन रहा है, बन रही, तो आप कहीं परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। तो इसको हम पहले से लेके चलेंगे ताकि हमें लेटर स्टेज जो हम चाहेंगे हमें प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। तीसरा स्टेप हमारा आता है कोऑर्डिनेशन विद द इक्विपमेंट्स एंड गियर्स। कोई भी आप रैकेट लेते हैं, 150 रुपये अगर आप रैकेट लेंगे, आप हिट करेंगे, आपका अच्छा वो रहेगा। जैसे आप 500 वाले में आएंगे, उसमें आपको हर एंगल देखना पड़ता है कि अगर मैं इससे शटल हिट कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो क्या ड्रिफ्ट एंगल बन रहा है, कितना ड्रिफ्ट कर रहा है, कितनी पावर से जा रहा है, या जो मैंने पहले प्रैक्टिस करी थी उसमें पावर कम आ रही थी, इसमें पावर ज़्यादा आ रही है, हम वो देखेंगे। हम बैट यूज़ कर रहे हैं, एज ए क्रिकेट एज ए बैट यूज़ कर रहे हैं। आपने बहुत कॉमन टर्म सुना होगा टेनिस एल्बो, सचिन तेंदुलकर को सभी वाकिफ होंगे, उसको कितना प्रॉब्लम हुई, या कितने ऐसे नामी प्लेयर्स को इंजरीज हुई टेनिस एल्बो पे। क्यों? क्योंकि जितनी की बॉडी कैपेसिटी थी, जितना उनका कोऑर्डिनेशन की जो लिमिट थी, उससे ज़्यादा उनने भारी बैट यूज़ किया, तो आपके इंजरीज होती है, टाइमिंग सही नहीं बैठेगा। आप टेस्ट मैच के लिए ठीक है, आपको एज वेज नहीं देना, लेकिन जहाँ पे 20 ओवर्स मैच आएंगे आपको हिटिंग चाहिए, फ्रीक्वेंट हिटिंग चाहिए। जब टाइमिंग सही नहीं बैठेगा तो आपका सिक्स होना तो इम्पॉसिबल है। और कभी कभार एक बार लग गया, एच लग गया तो पहुंच जाएगा। तो आपका कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है। तो हमने तीसरी चीज़ सीखी आपका गियर्स और कैसे उसको अवेयरनेस होना चाहिए। अब आते हैं हम आपके चौथी चीज़ पे। चौथा आता है आपका रूल्स ऑफ द गेम। अगर आपको याद हो, अभी जब हम लोग खेल रहे थे फुटबॉल ओपन फील्ड में, जहाँ पे सारी चीज़ें खुली थी, हमने मस्ती करी, हमने पिकनिक भी मनाई, हमने जानवरों के साथ भी हर चीज़ करी। तो वहाँ पे अगर आपने देखा हो तो वहाँ पे मैंने एक चीज़ इम्पोज करी थी ऑफिशियल। मैंने उसको बोला, मैंने उसको 90 मिनट्स बोले थे। उसको बोला था कोई भी इस बॉक्स के बाहर जाए तो वो फाउल बोल देना, और जो ज़्यादा गोल करे वो विनर है। तो ये क्या है, ये एक्चुअली में ये गोल, ये आपके हो गए रूल्स ऑफ द गेम्स। रूल्स ऑफ द गेम हर किसी के लिए अलग होते हैं, हर किसी के अलग, ये नहीं कि एक प्लेयर के लिए अलग है। प्लेयर के लिए तो सबके लिए एक ही है। एक प्लेयर के लिए इन फील्ड अलग गेम होंगे, ऑन फील्ड अलग रूल्स होते हैं, ऑफ फील्ड अलग होते हैं। ऑफ फील्ड उनको थोड़ी लिबर्टी मिल जाती है। ऑन फील्ड क्या है, आपका जैसे 90 मिनट्स है, आपको उसमें खेलना 90 मिनट्स के अंदर ही खेलना है, तो आपको अलाउड नहीं होता कि उस ड्यूरेशन में आप किससे एडवाइस करो। जिस टाइम आप एक्शन में हो आप एडवाइस नहीं ले सकते। बैडमिंटन में थोड़ा होता है कि आपका एक सेट कंप्लीट हुआ, उसमें आपका कोच आके आपको थोड़ा सा एडवाइस नहीं कर बोलूँगा, आपको थोड़ा बताता है कि आपको कौन से मोशन में प्रॉब्लम आ रही है, या मूवमेंट में कहाँ से उसमें वो हो रहा है, तो वो आपको गाइड कर देता है। तो मतलब वो आपको अवेयर करता है आपके कौन से मूवमेंट्स नहीं जा रहे हैं। अब इसको अगर ऑफ फील्ड ले जाएंगे, ऑफ फील्ड में कोच आपको बताता है इसको कैसे वर्कआउट। ऑफ फील्ड अभी तो हमने सिर्फ पॉइंट आउट वो देखा, ऑन फील्ड सिर्फ पॉइंट आउट करता है। ऑफ फील्ड वो ना सिर्फ पॉइंट आउट करेगा, बल्कि आपको बताएगा इसको करेक्ट कैसे करना है, कैसे इसको लगातार आप प्रैक्टिस करने से कुछ इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये आपने देखा, दो का रोल हमने देखा, ऑन फील्ड ऑफ फील्ड। रूल्स एंड रेगुलेशन प्लेयर के लिए क्या था, और फिर उसके लिए कोच क्या था। अब हम कोच के लिए हैं, तो कोच के लिए ऑन फील्ड जो रहा था, ऑन फील्ड उनका ये था कि वो एडवाइस नहीं कर सकते, ठीक है, वो इशारा करते हैं, ऑब्वियसली हम लोग फाउल यूज़ करते हैं, क्रिकेट में भी हम लोग करते हैं हम लोग, लेकिन वो लीगल नहीं होता है ना। हम लोग पॉइंट आउट करते हैं लेकिन लीगल नहीं होता। आईपीएल एक इकलौता ही ऐसा है जहाँ पे स्ट्रैटेजिक टाइम आउट्स हम लोग देखते हैं। उसका रीज़न ये है क्योंकि हमें उनको फ्रेंचाइजी को हमें पैसा दिलवाना है, दैट्स द ओनली रीज़न। बाकी आप अगर इंटरनेशनल क्रिकेट देखें, इंटरनेशनल फुटबॉल या कोई भी ऐसा स्पोर्ट देखें, तो आपको दिखेगा नहीं कि ऐसा कोई स्ट्रैटेजी प्लानिंग होती है। इवन इन फुटबॉल वो एडवाइस करते, बाहर से बैठे चिल्लाते रहते हैं, जरा अपना पूरा डिस्ट्रॉय करते हैं, लेकिन ये सब नहीं होता। मतलब ऑफिशियल्स का आपका ऑन फील्ड अलग होता है। ऑन फील्ड वो ऑब्वियसली आपको कर्टेन करते हैं, मिसकंडक्ट तो नहीं कर रहे, बदतमीजी तो नहीं कर रहे, या आप प्रॉपर्ली एक टाइम बाउंडेशन में आप सारा परफॉर्मेंस दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, ये सारा ऑफिशिएट करना उनका रोल होता है। आउटसाइड द फील्ड उनका रोल नहीं होता अनटिल उनको कंप्लेंट करे कि कोई एक्स वाई जेड पिच के साथ कोई छेड़खानी कर रहा है, या फुटबॉल फील्ड या गोल पोस्ट के साथ कुछ कर रहा है, या बैडमिंटन कोर्ट के साथ कुछ कर रहा है, तब वहाँ पे उनका रोल आता है। मैच ऑफिशियल होते हैं उसके लिए, जो आपको ओवरऑल मॉनिटर करते हैं कि आप कुछ फाउल नहीं तो यूज़ कर रहे हैं अपर हैंड गेन करने के लिए। फिजियो फिजियो की दोनों सेंस में तभी रिक्वायरमेंट होती है कोई ज़रूरत हो। पहले में जैसे आपकी इंजरीज होती हैं तब आता है वो आपसे बात करने,
और ऑफ फील्ड तब होता है जैसे आपको मसाज लेने से आपको क्रैम्पिंग हो रही है या मसल टीयर प्रॉब्लम होती है, मेनली इंजरीज से आपको बचाने के लिए एक्सरसाइज कराता है, तो ये रहता है। तो इससे आपने जो मैंने आपको रूल्स और गेम्स बताए, इसमें आपके 4 रूल्स तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल गया, 4 अपॉर्चुनिटीज आपको सामने सामने दिखी। एक तो हो बन गया प्लेयर, अगर आप इस लाइन में है, आप स्पोर्ट्स पर्सन बनते हैं और आपको डर है कि यार मैं स्पोर्ट में मान लो एक जाना माना प्लेयर नहीं बन पाया, ऑब्वियसली यार बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत बड़ी चीज़ें हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हर कोई सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकता, उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। लेकिन आपको अगर ये डर लग रहा है कि इस फील्ड में मुझे जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, या मैं अपने ब्रेड एंड बटर अर्न कर पाऊंगा या कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगा, तो इसके लिए आपके ऑप्शंस हैं। अगर आपने कुछ टाइम दिया है उसको खेलने हुए, कोई स्पोर्ट को खेलते हुए आपने 100% दिया है, यू हैव अ वेरी गुड चांस टू गेट इनटू द कोच रोल। आपको एक अच्छे कोच बन सकते हैं, आप फिजियो बन सकते हैं, फिजियो अगर आपको मेडिकल नॉलेज है कुछ, आप फिजियो उसके लिए लाइन फ्लो चूज कर सकते हैं, आप उसमें जा सकते हैं, उसमें अच्छा खासा आपको पैसा है, आप उसमें अपना डेली ब्रेड एंड बटर कर सकते हैं। फिजियो के लिए ऑब्वियसली आपको उसके जो भी एक्सपीरियंस है वो आपको गेन करने पड़ेंगे, बेसिक नॉलेज होनी जरूरी है, स्पोर्ट्स से क्या इंजरीज होती हैं वो आपको पढ़ते हैं, तो वो तो ऑब्वियसली वो तो ज़रूरी है। ऑफिशिएट करने से पहले, आजकल पहले था कि कोई भी ऐसे बन जाता था, मतलब हमारा सिस्टम ऐसा था, अब क्या है, अब उसके लिए भी एग्जाम्स होते हैं, उसके लिए सर्टेन क्राइटेरिया बन गया है कि पहले तो आपका एक प्लेयर होना ज़रूरी है। तो ऑब्वियसली आपका पहला क्राइटेरिया आ गया, आपका प्लेयर होना ज़रूरी है, आपको सीख रहे हैं और आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, जो आप सीख रहे हैं बेसिक सीख रहे हैं वही आपको डिलीवर करना, तो आपका आ गया ऑफिशिएट करना। तो एज अ कहते हैं ना, एज अ रेफरी, मैच रेफरी, अगर आपको बोलता है जिम खड़े रह सकते हैं या आपको ऑफिशिएट कर सकते हैं, या आप में गुड मैनेजिंग पावर है, मैनेजमेंट पावर अच्छी है आपकी, तो आप इसमें जा सकते हैं, ये आपके लिए करियर ऑप्शन की तरह है। ठीक है, तो रूल्स ऑफ द गेम्स में हमने 2 चीज़ देखी, एक तो रूल्स के बारे में हमने जाना कि कैसे हमें रूल्स जानना है, कैसे हमें पढ़ना है, रूल्स इंपॉर्टेंट क्यों है, और हमने ये जाना इसके लिए रिलेटेड करियर ऑप्शन। ये देखिए हर स्लाइड के अंदर एक के अंदर एक कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ही निकलेगा। ठीक है, अब आते हैं लोग टेक्निकल। हम लोग शुरू से बात कर रहे हैं 2 चिड़ियों के बारे में। ठीक है, सोने की 2 चिड़िया, एक टेक्निकल स्किल्स और एक टैक्टिकल स्किल्स। टेक्निकल स्किल्स, अगर आपने देखा, मैंने शुरू में डेफिनेशन में यूज़ किया था टेक्निकल स्किल्स, कि आपका जो भी ड्रिबल करे, मैंने एक टर्म यूज़ किया था ड्रिबल। ड्रिबल मतलब आप बॉल को कैसे घुमा रहे हैं, कैसे प्लेयर के पैरों के बीच से ले आ रहे हैं, उससे बचा बचा के अब गोल पोस्ट से ले आके हिट कर रहे हैं। कोई भी ऐसी टेक्निक, कोई भी ऐसी स्किल्स जो आपकी टेक्निक को दर्शाता है, जो बताता है कि आप टेक्निकली स्टेबल हैं, कि कैसे कोई जो आपको बेसिक्स बताता है कि कोई भी स्पोर्ट को खेलने के, वो आपके होते हैं टेक्निकल स्किल्स। जैसे क्रिकेट में बेसिक्स टर्म, आप कैसे खड़े हुए हैं, कैसे बैट आपने पकड़ा है, बैट को होल्डिंग पोजीशन कैसी है, स्लिप में कहाँ खड़े हैं, बॉल को इन स्विंग करा रहे हैं, आउट स्विंग करा रहे हैं, ये है आपकी टेक्निकल स्किल्स। बास्केटबॉल में ड्रिबल कर रहे हैं या पासिंग कर रहे हैं या शूट कर रहे हैं, ये आपके बास्केटबॉल स्किल्स में आ गई। ठीक है, फिर आपके वॉलीबॉल में अगर आप जाएंगे, तो वॉलीबॉल में आपके आ गए बॉल रिसेप्शन, अटैकिंग, सेटिंग। तो आपकी कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी टेक्निक स्किल्स को हम कैसे बिल्ड करते हैं, थ्रू प्रैक्टिस। देयर इज नो शॉर्टकट टू बिल्ड टेक्निकल स्किल्स। आपको टेक्निकल स्किल्स को बिल्ड करने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस के थ्रू आएगी। उसके लिए आपको जानना, एक अवेयरनेस आपको खुद को करना पड़ेगा, आपको अवेयर होना पड़ेगा कौन सी कोचिंग अकेडमीज हैं आपके एरिया के पास जो आपको रेगुलर प्रैक्टिस करा सकती हैं, आपकी जो क्वालिटीज़ है कौन उसे पॉलिश कर सकते हैं, और कौन एक्चुअली आपको नेक्स्ट स्टेज में लेके जा सकते हैं। कि आजकल हमने देखा इतने सारे कोचिंग एजेंसीज खुल गई हैं, हम लोग दावा करते हैं हम लोग कि हम किसी को कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं, लेकिन मुझे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट होता है कि इससे आगे जाके हम लोग, कोई एक प्लेयर वहाँ पे काबिलियत है जाता है, लेकिन उससे बाद आगे एक प्रॉपर उसमें नहीं पहुँचता, एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म में नहीं जा पाता, है ना। दिस वॉज वन ऑफ द रीजन बाय एम्बुलेंस कोर्स एक्चुअली केम इन टू द रोड, कि हमें एक स्टूडेंट को एक प्रोफेशनल लेवल तक लेके जाना है, और वो आता है आपका प्रैक्टिस लेवल के थ्रू। तो प्रैक्टिस लेवल एक मेन है, आपका प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करोगे, आप में से हर कोई, सचिन तेंदुलकर है, तानिया मिर्जा है, ठीक है, रोनाल्डो है, हर किसी के अंदर एक काबिलियत है, सिर्फ एक ही डिफरेंस है दोनों के बीच में, वो है पेशेंस, और कहते हैं ना आपका किसी भी सिचुएशन में आपका एक कैरेक्टर बिल्ड है, ये 2 चीज़ आपके अंदर चाहिए, और स्किल्स डिस्प्ले। बाकी सब सेम है, आपको किसी भी एक्स्ट्रा उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आपने जिस दिन उसमें काबू कर लिया, आप मुझसे भी बेटर प्लेयर है। तो ये था हमारा टेक्निकल स्किल्स। टेक्निकल स्किल्स का सिर्फ एक ही फंडा है, आप प्रैक्टिस करिए। अगर आप क्रिकेटर हैं, नेट्स करिए, रेगुलर नेट्स करिए, स्किपिंग नहीं करनी, स्किपिंग नहीं करना कोई प्रैक्टिस सेशन। फुटबॉल प्लेयर है, रनिंग करिए, अपने थाइस पे वर्कआउट करिए, लेग्स पे वर्कआउट करिए, स्ट्रॉन्ग करिए, स्टेमिना बिल्डअप करिए। तो ये आता है।
अब आता है हमारा टैक्टिकल स्किल्स। ये दूसरी सोने की चिड़िया है टैक्टिकल स्किल्स। टैक्टिकल स्किल्स क्या होती है? मैंने आपको शुरू में बताया था, हम लोग वही जो मैंने बक्से के अंदर करा था, फुटबॉल खेला था, जंगल में जानवरों के साथ भी खेला था। तो उसमें हमने क्या किया था, मैंने आपको बोला था 90 मिनट्स जहाँ पे मैंने इंक्लूड करे, उसका मतलब था हमने हर चीज़ स्ट्रैटेजी प्लान आउट करनी शुरू कर दी है। स्ट्रैटेजी कैसे हमने प्लान आउट करी, कितने हिट करेंगे हम लोग, कैसे कहाँ कहाँ से हम बॉल लेके जाएंगे, किसको पास ऑन करनी है बॉल, है ना। ये है होती है टैक्टिकल स्किल ऑन द स्पॉट। जब आप कोई स्ट्रैटेजी बिल्ड कर रहे हैं ऑन द स्पॉट, आप अपने आप को अवेयर देख रहे हैं, आप गेम से अवेयर है कि गेम किस डायरेक्शन में जा रहा है, अगला कैप्टन क्या सोच रहा है, कैसे मेरे हाथ से गेम निकालने की सोच रहा है, या वो बंदा क्या क्या सोच के जीतने की कोशिश कर रहा है। अवेयरनेस अबाउट द गेम, वो होता है आपके टैक्टिकल स्किल्स। कहते हैं ना, जब मैंने अभी बोला था आपसे, छठी इंद्रियां, इंट्यूशन, भापना कि क्या जा रहा है गेम के बारे में, अवेयरनेस, रिफ्लेक्सेस, आपकी बॉडी कैसे रिफ्लेक्स करती है ऑन द स्पॉट, वो आपके हैं। दोबारा इमेजिनेटिव वर्ल्ड में चलते हैं। मैं इस बार हम लोग हॉकी खेलते हैं, चलिए इस बार हम लोग हॉकी खेलते हैं। मैं हॉकी खेल रहा हूँ, हम सब ने मिलकर डिसाइड किया कि भाई हम लोग दो प्लान के साथ जाएंगे। प्लान ए, जिसमें हम लोग इसको यहाँ पे अटैकिंग गेम खेलेंगे। प्लान बी, अगर कोई हमारे पर डिफेंस करेगा तो हम लोग थोड़ी आराम दे देंगे या गिरा देंगे या कुछ भी करना है, टाइम निकालना है, हम बस रोकना है हमको, ठीक है। ऑब्वियसली ऐसा फाउल नहीं, बट हमारे क्या कर सकते हैं, स्ट्रैटेजी कुछ भी हो सकती है। अब मैं देखता हूँ मेरी पहली स्ट्रैटेजी फेल होगी, दूसरी स्ट्रैटेजी वो भी फेल होगी। अब आपके दो ऑप्शन मिलते हैं, या तो ऑन द फील्ड आप अपना दिमाग लगाएं, आपको सोचिए कि यार इसको अभी कैसे बचाया जा सकता है गेम को, और या फिर आप क्विट कर दें, क्या जो हो रहा है होने दो, या तो हार ही गए। तो ट्रस्ट में अगर आपने ये सोचा कि हमने इस गेम को छोड़ देना है, तो वहीं पे आपने निर्धारित कर दिया कि आप हारोगे ही हारोगे, वहाँ पे आपको कोई नहीं बचा सकता। जहाँ पे आपने हिम्मत कर दी कि यार मैं इसको सोचूंगा, मैं अपना गेम को प्रोसीड करूंगा, कुछ भी वो गिव अप नहीं करूंगा, वहाँ पे डेफिनेटली आप 100% दीजिए। इवन इफ यू डोंट विन, यू कम क्लोज टू विनिंग, आपको सीखोगे इससे। तो हमारा क्या था, टैक्टिकल स्किल्स। अब इसमें हम लोग आते हैं रियलिटी में। रियलिटी में क्या मतलब है इसका, वो पॉइंट जहाँ पे आपको आपको पता चला कि आपका पहला जो था, पहली स्ट्रैटेजी फेल हो गई है, वो थी टैक्टिकल स्किल्स। दूसरा पॉइंट जहाँ पे आपको लगा कि मुझे ये सेकंड स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करनी है, वो थी आपकी टैक्टिकल स्किल, अवेयरनेस, टैक्टिकल स्किल। तीसरा पॉइंट जहाँ पे आपको लगा मेरी ये स्ट्रैटेजी फेल हो गई, वो थी टैक्टिकल स्किल्स। चौथा पॉइंट जहाँ पे आपने एक अलग स्ट्रैटेजी बनाई, आपने एक डिसीजन लिया, फॉर्म डिसीजन, वेदर आपने अपने आप से लिया या आपने लोगों, अपने टीम मेंबर्स से पूछ के या उनसे कंसल्ट करके लिया, वो थी टैक्टिकल स्किल्स। वो स्किल्स जब आपने लास्ट मिनट में गोल डालने से पहले आपकी बॉडी ने अचानक से एक रिफ्लेक्शन वो दिखाया, आपसे वो कोई बॉल लेने आया और आपने वहाँ से अलग सा मूवमेंट करके आपने गोल हिट कर दिया, वो था आपका रिफ्लेक्स, जो था वो था आपका टैक्टिकल मूवमेंट। और जो सेंस गेम का कि किस गेम में किस डायरेक्शन में जा रहा है ये गेम, वो था आपकी टैक्टिकल स्किल्स। जैसे कोई टर्मिनोलॉजी हम लोग यहाँ पे रिगार्डिंग स्पोर्ट्स हम लोग बात करते हैं, जैसे आपका बैडमिंटन हो गया, डिसेप्शन आप कैसे करते हैं, वो टैक्टिकल स्किल्स है। टेबल टेनिस में कैसे ओपोनेंट पे प्रेशर करना है, वो टैक्टिकल स्किल है। हॉकी में फेक शॉट, कई बार होता है ना, शॉट ऐसे मारने का एक्टिंग करते हैं, शॉट मारते नहीं है, फिर पीछे जाके दूसरा मारता है। ये फुटबॉल में भी होता है, हॉकी में होता है, तो ये होता है फेक शॉट। फिर मैराथन, मैराथन ऐसी ही चीज़ है, जब मान लिया 5 किलोमीटर जब भाग रहे हैं और आपको, अगर आप शुरू में ही सारा स्टेमिना निकाल देंगे, शुरू में ही पूरी जान से भाग जाएंगे, तो आप रेस कभी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, आपके लंग्स, हार्ट ऑलरेडी गिव अप कर देंगे। तो हमें वो जानना ज़रूरी है ना, कि हमें किस टाइम पे अपनी स्पीड कितनी रखनी है कि हम रेस कंप्लीट भी करें और जीते भी। लास्ट के कितने मिनट में हमें अपना एकदम बूस्टअप कर देना है स्पीड, तो ये हमारी आती है हमारी टैक्टिकल स्किल्स। फुटबॉल में पास कौन से प्लेयर को पास करना है जो आगे तक ले जाएगा, ये हमारी टैक्टिकल स्किल्स है, ठीक है। अब इस टैक्टिकल स्किल को हमें बिल्ड कैसे करना है, टेक्निकल स्किल हमें मान लें नेट्स के थ्रू हो जाएगी, उसके लिए हमें कोई चिंता की जरूरत नहीं, हम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे हमारी टेक्निक एडवांस होती जाएगी, अच्छी होती जाएगी, कोच कर लेगा। टैक्टिकल स्किल्स अगर हमें करना है उसके लिए क्या चाहिए, ये 5 चीज़ें हैं। आपको डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा इंपॉर्टेंट डिसीजन, ये कैसे आएगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे नेट्स में। ये एक ऐसी चीज़ है जब नेट्स के थ्रू आपको पता होगा कि आपका कोच किसी प्लेयर को समझा रहा है, आपके दोस्त को, आप उनसे बात करें, उससे सीखें। हर इंसान आपको कुछ ना कुछ सिखाता है, आप उनके एक्सपीरियंस कुछ ना कुछ सीखेंगे ही, ठीक है। दूसरा आता है गेनिंग नॉलेज, जैसा हमने बोला हिस्ट्री, आपका इक्विपमेंट्स, जैसे आपके अंदर अवेयरनेस आएगी ना, ये चीज़ प्रैक्टिस अपने आप बुलंद हो जाएगी, आप खुद नोटिस करिएगा, आपको एक्स्ट्रा वर्कआउट नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके अंदर ये आ रही है। आपने जहाँ पे आपने अपना होमवर्क किया, अवेयरनेस जागृत करी अपने अंदर, ये आपके अंदर ऑटोमेटिकली बिल्डअप हो रहा है। रिकग्नाइजिंग द सिग्नल्स, इसमें वही चीज़ आ गई, सिग्नल्स आपको, अवेयरनेस क्या है गेम का, किस डायरेक्शन में जा रहा है,
आपको कब किस टाइम पे अवेयरनेस होना चाहिए सिचुएशंस की, वो कह सकते हैं। कई बार ऐसा होता है, मान लीजिए जैसे अब मैं इन दोनों का अगर लिंक करूँ, गेनिंग एसेंशियल नॉलेज और रिकॉग्नाइजिंग द सिग्नल, अगर मैं इनको लिंक अप करूँ, सपोज आप लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, आपको एक प्लेयर को रेफरी ने फाउल का वो दिया, रेड कार्ड दिखाया, येलो कार्ड दिखाया, और आप तब भी लगे हैं खेलने में, ठीक है, आप कोई उनको सोच ही नहीं रहे, और आपने कोई स्ट्रैटेजी प्लान किया और आप मन में ठान के बैठे भाई इसको येलो कार्ड मिल गया, मैं तो उसको लास्ट के टाइम यूज़ करूँगा गोल हिट करने के लिए, और उसको दूसरा येलो कार्ड मिलता बाहर हो जाता है। तो आपको उसकी उसका क्या मतलब है, उसके मतलब ये आपको अवेयरनेस नहीं थी कि येलो कार्ड मिलने पे अगर कंटिन्यूशन में येलो कार्ड मिलेगा तो आप बाहर कर दिए जाओगे, वो आप डिस्क्वालीफाई होगे उस गेम से, आप दोबारा नहीं आ सकते हो। तो ये अवेयरनेस थी, अवेयरनेस नहीं थी इसलिए ये चीज़ हुई, ठीक है। तो हमें सिग्नल्स को रीड करने आनी चाहिए, कोई भी हमें क्या सिग्नल दे रहा है वो हमें आना चाहिए। लुकिंग फॉर अप्रोप्रिएट टैक्टिकल ऑप्शंस, टैक्टिकल ऑप्शंस मैंने आपको बताया, जितनी ज़्यादा आपने आपको, जैसे हम क्रिकेट में ओपन नेट्स करते हैं, फुटबॉल में हमारी ओपन प्रैक्टिस होती है, जैसे 6 की टीम बांट के हम लोग ओपन प्रैक्टिस करते हैं, इवन इन बैडमिंटन हम लोग नॉकिंग करते हैं। तो ये क्या होता है, हमें दिखाते हैं टैक्टिकल ऑप्शन हमारे क्या क्या है, अगर हम एक पॉइंट में हम हार रहे हैं, हम एकदम मैच काइंड ऑफ सिनेरियो क्रिएट करते हैं, और हम लोग ऐसे एक्ट करते हैं हम लोग एक्चुअली मैच में हैं, तो वो हमारे टैक्टिकल ऑप्शन हमारे अंदर बढ़ाता है। फिर आता है प्रैक्टिस, जैसे मैंने हमेशा कहा कि आपको प्रैक्टिस के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी है। द मोमेंट आपने ये चीज़ छोड़ दी प्रैक्टिस, आगे बाकी चीज़ का कोई मतलब नहीं, ठीक है। फिर आपको आप नॉलेज शेयर कर सकते हैं, आप लेकिन खेल नहीं पाओगे अगर प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि आपका कोऑर्डिनेशन और माइंड कोऑर्डिनेशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो कोऑर्डिनेशन कैसे आता है, प्रैक्टिस से, रिफ्लेक्सेस बढ़ते हैं प्रैक्टिस से, है ना। सही। तो आपका आ गया ऑफिशिएटिंग द गेम। अब आता है छठा, जो ये है करियर ऑप्शन, इसको मैंने इस पर्टिकुलर लिस्ट में डाला उन लोगों के लिए जो, जिनको लगता है, जो ये सोचते हैं कि स्पोर्ट्स से अगर मैं जस्ट इन 0.1%, पहले तो मैं बोलता हूँ आप सब में काबिलियत है प्लेयर बनने की, एक नामी प्लेयर बनने की काबिलियत आप सबके अंदर है, ठीक है। और तब भी अगर आपको लगता है 0.1% आपके अंदर ये डर है कि अगर हम स्पोर्ट में, अगर हमें कुछ नहीं मिला तो क्या, तो उसके लिए मैं आपके लिए ऑप्शन डालता हूँ, आप मैच ऑफिशिएट कर सकते हो, कोच वाला ऑप्शन ऑलरेडी आपके लिए खुला हुआ है, क्योंकि आप एक कोच अच्छा करता है, आप किसी कोच से आके बात करें, उनसे पूछो कितना अर्न करते हैं या कितना वो करते हैं, आपको आपको आइडिया लगेगा कि पहले का सिनेरियो और अब तक के सिनेरियो में स्पोर्ट बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो चुका है, बहुत सारे ऑप्शंस खुल चुके हैं, एक अलग लेवल पे पहुंच चुका है, ठीक है। ऑफिशिएट करना एक ह्यूमन एफर्ट होता है, अब टेक्नोलॉजी हो गया, पहले तो क्या होता था, आपको घंटों भर तक खड़े रहना पड़ता था एक गेम के बीच में, और आपको ऑफिशिएट करना, आप खुद बोर होते थे, आपका खुद का मन कर रहा है यार मैं भी खेलूँ, लेकिन ऑफिशिएट कर रहा हूँ, ये आपका जॉब है वो, है ना। अब आपको इतना ईज आउट कर दिया है, आपका स्पिरिट, आपको चार चीज़ आपको मेनली देखनी होती है, स्पिरिट ऑफ द गेम में खेला जा रहा है नहीं जा रहा, कोई फाउल तो नहीं कर रहा, ठीक है। दूसरा चीज आपको मिसकंडक्ट देखना है, कोई बदतमीजी तो नहीं कर रहा, या कोई ऐसा ना चल रहा कि दो लोगों ने आपस में प्लेयर लगाया, भाई मैं तो 5 मिनट इतने गोल मारूंगा, कितने रुपए की शर्त लगी है, थोड़ी देर बाद आपने देखा भाई साहब वो तो आपस में लड़ रहे हैं, हाथापाई चल रही है कि भाई साहब तुमने कैसे कर दिया, तो वो चीज़ नहीं होती। तो वो देखना एक ऑफिशियल का काम है, सॉल्व ऑन द फील्ड इश्यूज, फील्ड में कुछ भी इशू, सपोज आपका फील्ड में एक जगह पैचेस नहीं है, एक ग्रास पैच नहीं है, जब आप एकदम ओपन हो रखा है, ऑब्वियसली आप बीइंग अ प्लेयर आपका पैर अटकेगा, आप गिरोगे, आपके चोट लगने के चांसेस हैं, तो वो चीज़ को मैनेज करना, कि ग्राउंड मैन को बुलाना कि यहाँ पे ये कमी रह गई, इसको कैसे रेक्टिफाई करके आप कैसे ठीक करोगे। टाइम मैनेजमेंट, ये नहीं कि आपका 90 मिनट्स का टाइम है और 11, मान लीजिए 11 से 12 के बीच, 11 साढ़े 12 के बीच आपको खेलना है, ये नहीं कि भाई सब शाम तक बैठे हुए भाई आप खेलेंगे, तो वो नहीं होता। और इस काम के लिए आपको दो चीज़ दी है, एक आपकी ह्यूमन आई जो आप खुद एनालाइज करते हैं, और एक होता है कैमरा, जो आपको टेक्नोलॉजी आपको प्रोवाइड करी गई है। जैसे आपको फुटबॉल में आप देखिए, बॉल बाहर चली गई, लाइन के बाहर करी, या बैडमिंटन में लाइन के बाहर अगर शटल गिरी, आप श्योर नहीं है, आप कैमरे की हेल्प ले सकते हैं, तो आपका वर्क ईज आउट करिए एक्यूरेसी, ताकि किसी के साथ ना कहते वो कहते हैं ना कि किसी का गलत नहीं होना चाहिए, दोनों को एक बराबर का वो मिलना चाहिए, और एक इक्वल वो सिनेरियो होना चाहिए जहाँ दोनों ने इक्वली वो करा, पार्टिसिपेट किया। तो अभी तक हमने क्या चीज़ सीखी, स्पोर्ट्स सीखा हमने, स्पोर्ट्स के बेसिक्स क्या है, अगर हम किसी चीज़ के बारे में जा रहे हैं तो कल को आपको पता है, आपको अगर कोई ये पूछता है स्पोर्ट क्या है, आप भी बताओ बेसिक चीज़ क्या है, स्पोर्ट क्या है, सीधा आपको पता है, ओपन फील्ड में आप खेलोगे वर्कआउट है, जैसे आपने रेफरी डाला, गोल पोस्ट डाला, आपने प्लेयर्स को बांट दिया, मतलब इक्वल नंबर में आपने एक ही टीम में कर दिया, आपने ऑफिशिएट कर ऑफिशियल ला दिया, आपका वो स्पोर्ट बन गया एक डिफाइंड रूल्स के अंदर। फिर आपने बोला टाइप ऑफ स्पोर्ट हमने सीखा, टाइप्स ऑफ स्पोर्ट कितने थे, डायरेक्शन हमने क्या मिली, सिंगल आपका इंडिविजुअल स्पोर्ट, डुअल स्पोर्ट एंड टीम स्पोर्ट। उसके बाद हम लोग जाए हमारी छठी इंद्रिया, सिक्स सेंस जिसे हम कहते हैं, तो छह जो हमारी इंद्रियां थी उन्होंने हमें क्या क्या सिखाया कोई स्पोर्ट सीखने से पहले, कि ये छह आपके क्या क्या होना चाहिए, हिस्ट्री होनी चाहिए आपकी,
फिर आपका कोड और उसके डायमेंशन होने चाहिए, इक्विपमेंट्स एंड गियर्स होने चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस होना चाहिए। पांचवा आपका आया कि कैसे हम लोग इस चीज़ को जानेंगे, ठीक है। फिर हमारा ऑफिशिएटिंग का गेम हो गया। तो ये आपकी छठी इंद्रियां आपके अंदर थी। अब हम आते हैं हेल्थ बेनिफिट, जिसके लिए हम लोग ये से शुरू करा, हमारा है हेल्थ बेनिफिट। हेल्थ बेनिफिट्स हम लोग कैसे लेते हैं, आपका कोई भी चीज़ जो हम लोग परफॉर्म करें, फिजिकल एक्टिविटी आपकी बॉडी पे कितना असर कर रही है मेंटली एंड फिजिकली। तो इसका हम लोग बहुत सिंपल सा अगर हम देखेंगे, आपको कैलोरीज बर्न कर रही है, आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई भी गेम खेल रहे हैं, आपको पसीना आ रहा है, तो बेसिकली आपकी कैलोरीज बर्न कर रहा है। आपको कार्डियो वास्कुलर सिस्टम को इम्प्रूव कर रहा है, आपका हार्ट पंप कर रहा है, आपको ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव हो रहा है। तो ऑटोमेटिकली आपका हार्ट कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है वो इम्प्रूव हो रहा है, और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इम्प्रूव होगा तो इम्यूनिटी आपकी अच्छी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, ठीक है। आपका ब्लड सर्कुलेशन, आपके बाल अच्छे रहेंगे। ये ज़्यादातर लोगों में प्रॉब्लम जो होती है, बाल जिनके झड़ने शुरू होते हैं, ये होता है ना उनका, आपका जो मेन जो होता है हार्ट फंक्शन प्रॉपर्ली नहीं करता, ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है। कोलेस्ट्रॉल आपका हेल्दी रहेगा, आपका ये नहीं, आपको कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम नहीं रहेगी। जिनको ज़्यादा रहते हैं, जिनको कहते हैं ना फैट जमा हो जाता है, आर्टरीज में फैट जमा हो जाता है, वो चीज़ आपका, आपने एक चीज़ नोटिस करी हो, जब जिम जाते हैं आप, पहले दिन आप 5 किलो का वेट कर रहे हैं और आप रेगुलर रहते तो आप कुछ टाइम बाद आप वही उसी हिस्से 10 किलो का वेट आप लिफ्ट कर पाते हैं। तो उस कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे आप रेगुलर होते हैं, वैसे वैसे आपका जो लेवल है वो अपग्रेड होता जाता है ऑटोमेटिकली। तो आपका लेवल अपग्रेड होगा, दैट मीन आपका एनर्जी लेवल अपग्रेड हो रहा है। आप जब थकते, अभी लॉकडाउन में आपने बहुत लोगों ने देखा होगा कि बहुतों को नींद की शिकायत थी कि कई लोग सो नहीं पाए। उसका रीज़न ये नहीं कि उनको कोई बीमारी है, उसका रीज़न ये है कि प्रॉपर वर्कआउट नहीं हो रहा था। एक स्पोर्ट इतना अच्छा वो ऑप्शन है कि थोड़ा सा टाइम अगर आप आधे घंटे का बैडमिंटन भी खेल लेना, आप थोड़ी सी रनिंग भी करें, स्प्रिंटिंग भी मार लें, तो आपकी बॉडी इतनी थक जाएगी, आपको साउंड स्लीप होता है। साउंड स्लीप होता है, आपका बॉडी, आपका माइंड रिलैक्स होता है, आपको नए नए आइडियाज आते हैं, इनोवेटिव आते हैं। आपके जॉइंट्स जो होते हैं, जो आपके कहते हैं ना, ये जॉइंट्स होते हैं, सारे जॉइंट जैसे टेंडन्स होते हैं आपके, ये स्ट्रॉन्गर होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी लाते हैं आपके अंदर, आपको एक बॉडी का पोस्चर अच्छा होता है, आपको कहते हैं टोन्ड बॉडी मिलती है, ठीक है। तो जिनके अंदर फैट को लेके प्रॉब्लम, जो जिनको लगता है कि मेरा वेट बढ़ रहा है, ऐसा कुछ शिकायत है, आप चेक करिए, आपका जो डाइट इंटेक है वो ज़्यादा है, लेकिन जो एक्सरसाइज है या जो स्पोर्ट के प्रति जो आपका इन्वॉल्वमेंट है वो उसके मुकाबले कम ही होगा। और जहाँ से जैसे आप इस चीज़ को बैलेंस करेंगे, आप ऑटोमेटिकली देखेंगे ये आपका बैलेंस है। अगर मेंटल उसमें बात करें, तो मेंटली इसमें हमें क्या आता है, हमारा फोकस इंप्रूव होता है, जैसे भी हमने बैडमिंटन में बात करी, सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, रिफ्लेक्सेस मैंने अभी आपसे बताया, रिफ्लेक्स इंप्रूव हमारे होते हैं। फिर हमारे मेंटल हेल्थ हमारा रहता है। आपने देखा जितने मेंटली चैलेंज बच्चे होते हैं, और मैं हम लोग एम स्पोर्ट में हमने एक पर्टिकुलरली एक टर्म यूज़ किया है, हम लोग किसी को मेंटली चैलेंज नहीं बोलते, हम लोग टर्म यूज़ करते हैं स्पेशली एबल्ड बच्चे। ये बच्चे ऐसे होते हैं जो जिस फील्ड में अगर ये मास्टरी करने पे आते हैं, वो उस चीज़ को एकदम मास्टर करके छोड़ते हैं, क्योंकि उनके पास कोई ऑल्टरनेट नहीं होता, वो उस चीज़ में आते ही आते हैं। तो जो भी स्पेशली एबल्ड बच्चे होते हैं, अगर आप उनको देखें तो मोस्टली इनको हम लोग लाते हैं स्पोर्ट्स की तरफ, ताकि इनका माइंड और बॉडी कोऑर्डिनेशन अच्छा रहे। इनका माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन अच्छा रहता है तो इनकी मेंटल हेल्थ ऑटोमेटिकली इंप्रूव होनी शुरू होती है। फिर आता है हमारा स्ट्रेस बस्टर। ऑब्वियसली आप उस टाइम एक ही चीज़ को आप सोचते रहते हैं, तो आप ओवर थिंक करते हैं उस टाइम को। आप उस चीज़ से हट करके थोड़ी देर आप बैडमिंटन में अगर आप खेल रहे हैं, या कोई भी ऐसा छोटा मोटा स्पोर्ट भी अगर आप खेलते हैं, तो आप वो ऑटोमेटिकली आपको अपने अंदर इन्वॉल्व कर लेता है। आप थोड़े टाइम के लिए पूरी चीज़ भूल जाते हैं। फिर जब आप वापस आते हैं ना, आप एकदम फ्रेश माइंड से चीज़ों को सोचते हैं, नए सिरे से सोचते हैं, इनोवेटिव होकर सोचते हैं, और तब आपको सोल्यूशन मिलने शुरू होते हैं। तो ये थे आपके हेल्थ बेनिफिट्स, मेंटल हेल्थ बेनिफिट्स क्या थे एंड फिजिकल हेल्थ बेनिफिट्स। इसको हमें मेंटेन कैसे करना है, 3 स्टेप जैसे मैंने बोला, कोई भी फिटनेस लेवल तक ले जाने के लिए आपके 3 स्टेप होने ज़रूरी हैं। पहला आता है वार्म अप। अगर आप में से किसी ने देखा हो, जो हमने हमेशा हमने एक चीज़ देखी है, लॉ ऑफ मोशन, जिसको हम कहते हैं, अगर कोई एक बॉडी अगर एक मोशन में है तो मोशन में रहता है, और कोई अगर रेस्ट में है तो स्टेट ऑफ रेस्ट में रहता है, अनटिल अनलेस कोई आउट एनर्जी या आउट फोर्स उसको धक्का धक्का देती है, रोकती है। ऐसी कुछ है इसके साथ। अगर हम वार्म अप करते हैं, हमारे जॉइंट्स खुलते हैं, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता है, हमारे मसल एक्टिव होती हैं, और हम लोग एक स्मूथ एक्शन प्रोवाइड करते हैं। एक्सप्लोसिव मूवमेंट्स हम लोग कर सकते हैं। एक्सप्लोसिव मूवमेंट मतलब आप भागते भागते एकदम से डायरेक्शन चेंज करते हैं, एकदम से रोक दिए, तो क्या होता है उसमें आपके बहुत ही हाई लेवल ऑफ प्रेशर आपके जॉइंट्स पे पड़ता है, मसल्स पे पड़ता है, जिसका रिजल्ट क्या होता है, आपकी मसल ब्रेक होने के आते हैं, टेंडन्स में इंजरीज होती हैं, जॉइंट्स में इंजरीज होती हैं। तो ये इस चीज़ से बताते हैं वार्म अप एक्सरसाइज ज़रूरी है। आता है फिर प्रैक्टिस, जो हमने बोला, प्रैक्टिस में आपका स्टेमिना बूस्टअप होता है, फैट बर्न होता है, बॉडी को टोन अप करता है, फोकस इंप्रूव करता है, जिसको मैंने अभी आपको बोला, आप हर चीज़
जब आप इन्वॉल्व होते हैं, आपका टोटल ध्यान उसमें होता है, अब बाकी चीज़ पे ध्यान नहीं देता। आप कभी इस चीज़ को नोटिस करिए, आप चाहे कितने मर्जी दुखी हो, कितने मर्जी आप किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो रखे, आप जैसे स्पोर्ट में जाएंगे, आप शुरू में ज़रूर सोचेंगे, लेकिन कुछ टाइम आप नोटिस करेंगे, इनफैक्ट आपको गर्मी भी लगनी बंद हो जाती है। चाहे आप ह्यूमिडिटी में खेलेंगे ना, आपको पसीना भी आ रहा होगा, आपको गर्मी महसूस नहीं होगी, क्योंकि आपका फोकस वहाँ पर है। ठीक है, इसके अलावा आते हैं कूल डाउन एक्सरसाइज। दोबारा से हम लोग लॉन्ग मोशन लगाएंगे इसमें। कोई भी चीज़ अचानक से आप रोकोगे, अब आप कोई गाड़ी स्पीड पे ले जा रहे हो, आप अचानक से ब्रेक मारोगे, ऑब्वियसली ठुकेगी ना, ऑब्वियसली आपको चोट भी लगेगी, आप एकदम आगे गिरते हो। एग्जैक्टली वही सिनेरियो हमारी बॉडी के साथ है। हमें एकदम रोकना नहीं है, हमें ऐसे फ्लो में लेके आना है, एक सिस्टमैटिक वे में। अगर हम उसे कंप्यूटर लैंग्वेज में करें, आप 3 बार अगर विंडोज भी शट डाउन कर दोगे बिना प्रॉपर शट डाउन के, तो आपकी विंडो करप्ट हो जाती है। एग्जैक्टली बॉडी के साथ भी कुछ ऐसा ही सिस्टम है। आपको ये इसलिए इंपॉर्टेंट है आपके, ताकि मसल जाम ना हो। अब बहुत लोग आपने सुने बहुत टाइम बाद खेलते हैं और घर जाएंगे सो जाएंगे, तो कूल डाउन एक्सरसाइज है, और नेक्स्ट डे देखते हैं उनकी सारे जो बॉडी है वो अकड़ रखे, रोबोट बने हुए है ना। उसका रीज़न ये है कि आपने प्रॉपर कूल डाउन एक्सरसाइज नहीं परफॉर्म करी है, आपकी बॉडी अचानक शट डाउन होने की वजह से अकड़ गई है। तो इसको हमें हेल्दी उसमें लाना है, मसल फंक्शन अगर हमें नॉर्मल लाना है तो हमें वे उसमें लाना पड़ेगा। तीसरा आता है हमारा ट्रॉफी, जिसको हम कहते हैं फिटनेस। ये 3 आप प्रैक्टिस करिए, ट्रॉफी आपके ऑटोमेटिकली आपके हाथ में है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, कोई शॉर्टकट्स नहीं है, इन्हीं 3 स्टेप का रिपीट करिए। वार्म अप, प्रैक्टिस, कूल डाउन एक्सरसाइजेज। रोज़ आपको प्रैक्टिस करनी है, एक अगले लेवल पर ले आना है। जैसे आज आपने मान लिया 5 मिनट एक्सरसाइज की, कल आप 6 मिनट करिए, चाहे 6 ना सही 5.5 करिए, लेकिन ग्रेजुअली अपना लेवल इंक्रीज करिए। तभी आप देखेंगे आपकी परफॉर्मेंस पे इसका कितना इफेक्ट आता है। आप वार्म अप के बिना आप प्रैक्टिस करिए, आप देखिए आपकी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ेगा। आपकी मसल पूरी तरह से नहीं खुलेंगे, आपकी परफॉर्मेंस डेफिनेटली इफेक्ट होगी। जैसे आप वार्म कर लेंगे, आपको देखिए एक अलग ही लेवल का दिखेगा। इसीलिए आपको भी देखिए क्रिकेट से पहले वार्म अप होता है, फुटबॉल खेली जाती है एज अ वार्म अप एक्सरसाइज, फुटबॉल से पहले वार्म अप होता है, मिनट्स करे जाते हैं, हर चीज़ करी जाती है ना। तो ये है हमारा फिटनेस टू स्पोर्ट्स। अब हम आते हैं, ये हमारी कुछ वार्म अप एक्सरसाइज के एग्जांपल्स हैं। जैसे हम जंप करते हैं, स्किपिंग करते हैं, ठीक है, ये हमारा वार्म अप, पुशअप वार्म अप है हमारा, ठीक है, बॉडी स्क्वाट वार्म अप है हमारा। ये अभी हम आपको समझाया मैंने, वार्म अप एक्सरसाइज में आपकी बॉडी पे क्या आता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जॉइंट्स लूज होते हैं, ओपन अप होते हैं, है ना, मसल्स पे कैसे इफेक्ट आता है। फिर जंपिंग जैक्स, आर्म सर्कल से बॉडी कैसे खुलती है, ये आर्म सर्कल जो आपको ये दिख रहा है राइट हैंड एक्सट्रीम राइट हैंड साइड में, जो आपको दिख रही है आर्म का है, ठीक है। चिन अप से आपकी बॉडी ओपन अप होती है। उसके आते हैं हम लोग कूल डाउन एक्सरसाइज में आते हैं, लाइट जॉगिंग। लाइट जॉगिंग में धीरे धीरे हम लोग जॉग करें, ताकि हम नॉर्मल फ्लो में लेके आ रहे हैं, बॉडी की मसल को रिलैक्स कर रहे हैं हम लोग, उस पर स्ट्रेन नहीं डाल रहे हैं। फिर नी टू चेस्ट पोज, जो ऊपर देखेंगे नी टू चेस्ट पोज है, ये स्ट्रेचिंग एक तरीके से। स्ट्रेचिंग हम क्यों करते हैं, ताकि एक फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ी रहे, आपका जो हार्ट रेट है, ब्लड प्रेशर वो एक नॉर्मल फ्लो में आ जाए, ठीक है। रिलैक्सेशन आपको रहेगा, आपको अच्छी नींद आएगी, साउंड स्लीप आएगी, बीच में उठेंगे नहीं, ठीक है। साउंड स्लीप होनी बहुत ज़रूरी है, आप बीच में उठते रहेंगे तो आप देखेंगे आपकी, चाहे आप 8 घंटे सोएं 10 घंटे सोएं, लेकिन आप बीच बीच में उठते रहें तो आपकी बॉडी रिलैक्स नहीं होगी, माइंड नहीं होगा, आप चिड़चिड़े हो जाएंगे। तो आपको ये होना ज़रूरी है, ठीक है। फिर आएंगे हम लोग, फिर आपका चाइल्ड पोज है, आपका राइट हैंड एक्सट्रीम राइट हैंड साइड में, ये आपका चाइल्ड पोज है। ये भी एक तरीके की स्ट्रेचिंग है, जो आपके शोल्डर को ओपन अप करता है, बैक को ओपन अप करता है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं बेनिफिट ऑफ स्पोर्ट्स डे टू डे लाइफ। सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं जो स्पोर्ट्स सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं, बल्कि उनके लिए भी जो स्पोर्ट्स से बाहर करियर बनाते हैं, या जिनको स्पोर्ट अपने आप को बूस्टअप करने के लिए चाहिए, ये उसके लिए बहुत फायदेमंद है। सपोज अब हम एक इमेजिनरी वर्ल्ड में चलते हैं, आप मान लिया स्पोर्ट को सिर्फ एक हॉबी ले रहे हैं, ठीक है, और आप कोई और काम कर रहे हैं, तो आपको स्पोर्ट कैसे आपको सपोर्ट करता है, आपको स्ट्रेस बस्ट करता है। मैंने आपको बताया, अब एक कोई भी टॉपिक, एक कोई भी प्रॉब्लम आप जब बार बार सोचते हैं, आप उसमें ओवर थिंक करते हैं, जो प्रॉब्लम एक्चुअली में नहीं होती आप उसको बढ़ा चढ़ा के बना देते हैं। तो इसके लिए आपको जो कहते हैं ना, आपको सोल्यूशन है वो नहीं मिलता, सोल्यूशन आपके अंदर ही है, लेकिन बार बार आप उसी के बारे में सोच के उसको कंसंट्रेट करके फोकस अपनी नेगेटिविटीज में फोकस करके आप उसको बढ़ा रहे हैं। तो जब थोड़ा सा ब्रेक लेके वापस आते हैं, स्पोर्ट्स से अच्छा ब्रेक कोई नहीं है, बॉडी वर्कआउट हो रही है, माइंड फ्रेश हो रहा है, सोशलाइज कर रहा है अपने दोस्तों के साथ, है ना। तो इससे आपका स्ट्रेस बस्टर होता है और आपको सोल्यूशन मिलने शुरू होते हैं। आपकी हेल्थ में अभी बताया, ब्लड सर्कुलेशन आपका इम्प्रूव होता है, इम्यून सिस्टम तेज होता है आपका। आप कोई भी देखिए, जो जो लोग ज़्यादातर मिट्टी में खेलते हैं, या जो आपके पार्क वार्क में खेलते हैं, और जो बच्चे टोटल कंप्यूटर गेम्स में लगे रहते हैं, आपको उनको जमीन आसमान का फर्क देखा इम्यून सिस्टम में। उसका रीज़न क्या है कि जो कंप्यूटर गेम्स में लगे हैं उनका ज़्यादा वर्कआउट नहीं होती बॉडी, वो एक ही जगह बैठे हैं, उनका इनटेक चालू है लेकिन आउटटेक कुछ नहीं है, जो कहते हैं ना आउटगोइंग कुछ नहीं है उनका। तो यहाँ पे हम लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो हेल्थ बेनिफिट्स हमने देखे, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, इम्यून सिस्टम ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, इम्यून सिस्टम ऑटोमेटिकली अच्छा होगा, आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इंक्रीज होगा, ठीक है। आपको इम्यून सिस्टम मतलब आपको कोई भी आपको किसी भी डिजीज से
प्रॉब्लम से बचाता है, आपको टफ सिचुएशन से जूझने का वो देता है। उसके बाद हम लोग आते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस में। ऑब्वियसली आप एक कोई गेम जीत रहे हैं, आपकी तारीफ हो रही है, लोग आपको एडमायर कर रहे हैं कि यार ये इंसान ऐसा है, ये बच्ची ऐसी है जो इसने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दी है, या जो हर सबको साथ लेके चल रही है, जिसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज हर किसी को साथ लेके चल रही है। तो ऑब्वियस ही चीज़ है यार, उसके अंदर उसको इतनी तारीफ मिल रही है, सेल्फ कॉन्फिडेंस उसके अंदर बिल्ड होगा ही होगा। आपको कोई ये बोलेगा यार ये काम तुमसे अच्छा कोई नहीं कर सकता, ठीक है, चाहे आपको ना आता हो, लेकिन जब आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा ना, मैं गारंटी देता हूँ 101% उसको अच्छा करेगा। उसका रीजन ये है, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपके अंदर ये विश्वास है कि मैं कोई चीज़ गलत नहीं कर सकती है, कर सकता हूँ, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस लेवल किसी भी चीज़ में अच्छा होता है। एक स्पोर्ट्स पर्सन आप देखोगे ना, इनका इंटरव्यू का अलग ही लेवल का होता है, वो टोटली कॉन्फिडेंट बैठते हैं, उनका बॉडी पोस्चर एकदम सामने होता है, उनको पता होता है यार कि मैं हर चीज़ जीत के आया हूँ, मुझे पता है कि मुझे क्या काम करना है, मेरे अंदर कमियाँ क्या हैं, ठीक है। तो ये आता है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आता है डिसीजन मेकिंग। टैक्टिकल स्किल्स में हमने देखा डिसीजन मेकिंग कैसे प्रोमिनेंट होती है, कैसे हम लोग डिसीजन मेकते हैं ऑन फील्ड ऑन द स्पॉट, हम लोग कैसे स्ट्रेटेजाइज करते हैं, ये हमारे डिसीजन मेकिंग स्किल्स आती है। टीम वर्क, टीम्स प्ले में हमने देखा टीम वर्क कैसे हमारी जाती है, हम लोग कैसे सबको लेके चलते हैं टीम। पहली बात तो एक टीम वर्क और एक कैप्टन में फ़र्क होता है, तो हम अलग कभी सीखेंगे इस चीज़ को, उसके लिए शायद अलग सेशन चलेगा। आपका टीम वर्क एक अलग चीज़ होती है जिसमें आपको सबको साथ में लेके चलता है, वहीं से आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ बननी शुरू होती है, ठीक है। तो ये आपका टीम वर्क आपको सिखाता है। बिल्ड्स कैरेक्टर, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इंटरेस्टिंग इन द सेंस, जैसे मैंने आपको बोला, इसमें कोई भी हारता नहीं है। जो इस तरीके से सोच होती है ना, ये कैरेक्टर बिल्डअप करता है। आपको पता है कि मैं हारूंगी नहीं या हारूंगा नहीं कभी, मुझे पता है मैं इससे कुछ ना कुछ सीखूंगा, मेरे अंदर कमियां क्या है, मैं वो सीखूंगा। कोई भी चैंपियन हमेशा के लिए चैंपियन नहीं होता, ये हम सब जानते हैं। कभी ना कभी उस चैंपियन को भी मात देने वाला एक चैंपियन पैदा होगा। वो कैसा होगा, वो चैंपियन बनेगा जो सोचता है कि मैं हारूंगा नहीं, मैं सीखूंगा अपने अंदर कि मेरे अंदर कमियां क्या हैं, और कैसे मैं उस चीज़ को बढ़ा चढ़ा के उसको अपने अंदर इम्प्रोवाइज करके इम्प्रूवमेंट करके इसको आगे बढ़ूंगा। तो ये होता है कैरेक्टर बिल्डिंग, जो निराश ना होकर के एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में खेलें, कॉन्ग्रेचुलेट करे अपने जो जीता है उसे कॉन्ग्रेचुलेट करे। एक आदमी कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑलरेडी बिल्डअप है कि मुझे मालूम है आगे जाके अच्छा करूंगा, ये चीज़ होती है, ये होता है बिल्डिंग कैरेक्टर, जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऑटोमेटिकली आता है। अब हम चीजेंगे हाउ टू चूज अ स्पोर्ट। अगर इसको हम करियर ले रहे हैं, तो जो लोग इसका एज अ करियर ऑप्शन ले रहे हैं वो चीज़ बड़े ध्यान से सुने, ठीक है। इसमें आपको तीन चीज़ें दिख रही हैं, अगर डायग्राम में देखें, एक तरह आपको बादल दिख रहे हैं, एक तरह आपको पैसा आपको पकड़े दिख रहे हैं, और एक तरह थोड़ी सी आकृतियाँ दिख रहे हैं, जैसे मसल्स दिख रही हैं, आपको वेट वो दिख रहे हैं, और आपको हार्ट को कुछ दिख रहा है। तो पहला है जो बादल है वो दर्शाता है वेदर क्लैमिटीज़। वेदर कैलामिटीज वो है, आपने कोई स्पोर्ट चूज किया, फॉर एग्जांपल आपको सांस में आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम है और आपने चूज किया एथलेटिक्स, आपका पैशन भी अच्छा है, सब कुछ है माना, लेकिन अगर आप वो लेते हैं तो आप खुद से सोचिए कि आप उसमें अपना बेस्ट ऑफ परफॉर्मेंस दे पाएंगे, क्या आप अपना 100% दे पाएंगे। जब आप अपनी तरफ से 101% आप अपना जनरेट कर रहे हैं और आपको कुछ फिजिकल डिसऑर्डर या आपको कुछ बीमारी है, ऑब्वियसली आई विश एंड आई सर्टेनली श्योर कि आप लोग उसमें काबू पा लेंगे, आप लोग आगे जाके अच्छा कर देंगे। लेकिन अगर आप उससे कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको मोरल, जहाँ पे पिछले में हमने देखा मोरल बूस्ट कर, यहाँ पे आपको मोरल डाउन होगा कि मैं 101% रिजल्ट दे रहा हूँ, तो क्यों मेरे साथ ये चीज़ हो रही है। तो आपको जानना ज़रूरी है कोई भी स्पोर्ट, पीक टाइम क्या है उसका खेलने का, या फुटबॉल का पीक टाइम ये आपका रेनी सीजन है क्योंकि बारिश में ज़्यादा खेला जाता है, क्रिकेट का विंटर सीजन है क्योंकि उस टाइम पे हीट कम होती है, ज़्यादा खेल सकते हैं। एथलेटिज्म का भी ये आता है, ह्यूमिडिटी में लोग कम से कम खेलना चाहते हैं क्योंकि क्रैम्प्स ज़्यादा बढ़ती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके हेल्थ इश्यूज़ क्या है, आपकी बॉडी की लिमिट क्या है, आपको वो जानना ज़रूरी है। तो आपका पहला है अवेयरनेस, जो हमने शुरू में बात की, अवेयरनेस आपकी बॉडी की लिमिट क्या है, और क्या आपकी बॉडी की लिमिटेशन है वो आपको अलाउ करती है कि इस पर्टिकुलर स्पोर्ट को खेलने के लिए, तो ये जानना ज़रूरी है, ठीक है। दूसरा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आप कुछ टाइम तक जब तक आपको स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती, क्या आप उसकी कॉस्ट बियर कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते हैं तो घबराना नहीं है, मैंने पहले ही बोला आपको क्विट नहीं करना है, आपको ऑल्टरनेट ढूंढना है कि इसका ऑल्टरनेटिव क्या है, मैं कहाँ से अरेंज कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, या कैसे मैं उसको आगे लेके चल सकता हूँ कि बाय द टाइम मेरे को कोई स्पॉन्सर मिले, ठीक है। तीसरा जो हमारी आकृति है, उसके बाद हम लोग आते हैं आपका, हमने ये डिस्कस कर दिया वेदर क्लाइमेटीज, कॉस्ट एसोसिएटेड कर लिया, सेल्फ इंटरेस्ट, आपका पैशन होना जरूरी है। ये नहीं कि आपका पैशन है, आपका पैशन है बैडमिंटन, आपके दोस्त जा रहे हैं क्रिकेट में तो आप चलते हैं, चलो हम भी चलते हैं क्रिकेट में, हम भी क्रिकेट में बैडमिंटन स्किल्स दिखाएंगे, वो चीज़ नहीं हो पाएगी। आप लोग देखेंगे आप लोग से फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, आप कुछ नहीं कर पाएंगे उसमें, और उसमें आप लोग अपना बेस्ट ऑफ परफॉर्मेंस दे पाए क्योंकि आपका दिल लगा हुआ है आपका बैडमिंटन में, परफॉर्मेंस देने आए हैं आप क्रिकेट में। तो आपको ये अवेयरनेस होनी ज़रूरी है, ठीक है। तो सेल्फ इंटरेस्ट, पैशन, जब तक किसी चीज़ में पैशन नहीं है,
आप क्रिकेट में देखें, आप किसी जो नामी प्लेयर है, चाहे क्रिस्टियानो रोनाल्डो आप देख लें, आप विराट कोहली देख लें, ये क्यों है? इनके अंदर पैशन है किसी चीज़ को सीखने, इन्हें कभी गिव अप करना नहीं सीखा। इनफैक्ट अगर हम छोटे समझे कहते हैं इरफान पठान, यूसुफ पठान, ये बहुत बड़ी जगह से नहीं आए, लेकिन तब भी एक नामी प्लेयर बने। क्यों? क्योंकि इन्होंने अरेंज करे, इन्होंने गिव अप नहीं करा, कि अगर अफोर्ड नहीं करते ना, गिव अप नहीं करते, अरेंज करे कि कुछ टाइम तक जब तक हमें स्पॉन्सर्स नहीं मिलते, हम लोग इसको अरेंज करेंगे, फिर हमें जैसे स्पॉन्सर मिल गए हम इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे, और हम अपनी स्किल्स से उसको बैकअप करेंगे, अपने परफॉर्मेंस से बैकअप करेंगे, और एक अच्छे प्लेयर बनेंगे। यही डिफरेंस है। फिर आपका गोल, आपका गोल होना जरूरी है। आपको एम ऐसा विजनरी, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, आपका विजनरी होना जरूरी है। आज से कुछ टाइम बाद हम किस डायरेक्शन में सोच रहे हैं, हमें किस डायरेक्शन तक जाना है, हमारा क्या, हम शौक के लिए, अगर शौक ले रहे हैं तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि ऐसा कोई स्पोर्ट ना ले जो आपके पेरेंट्स के ऊपर बर्डन डाले, आपको वो चीज़ नहीं करनी है। ठीक है? अगर आप स्पोर्ट के लिए ले रहे हैं तो ऑब्वियसली यू शुड गो फॉर दैट, लेकिन अगर ऐसा आप सिर्फ शौक के लिए कर रहे हैं और उसको एम नहीं कर रहे हैं, तो अपने पेरेंट्स या किसी भी बर्डन ना डालें। ठीक है? तो आपको ऐसे चूज करना है गोल्स, हिस्ट्री को और सारा इसको इवॉल्व करके देखना कि आज से कुछ टाइम बाद ये किस डायरेक्शन में जाएगा, मुझे किस लेवल पे रीच करना है, तो उसके लिए ये सब जानना ज़रूरी है। ठीक है? तो आज हमने क्या क्या सीखा? आज हमने सीखा स्पोर्ट्स क्या है, उसकी बेसिक नॉलेज क्या है, ये हमने सीखा। उसके बाद हमने जाना कि किस टाइप के स्पोर्ट्स होते हैं, हमें क्लैरिटी गेन करी कि अगर हमें इसको करियर लेना है तो हमें क्या क्या डायरेक्शन की ज़रूरत है, हमें किस कैटेगरी के लिए अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें ढालना है। तीसरा हमने अपने देखा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है कोई भी स्पोर्ट्स सीखने के लिए, अवेयरनेस होनी ज़रूरी है। उसके बाद हमने सीखा टेक्निकल टैक्टिकल, जो उसका एक पार्ट था, हमने वो सीखा। हेल्थ बेनिफिट्स देखे कि हम कोई भी स्पोर्ट खेल रहे हैं, अभी तक हमें ये मालूम था कि हाँ कुछ बेनिफिट्स हैं, लेकिन क्या है हमें ये नहीं मालूम था, तो हम ये सब उसको सीख के बैठे हैं। ठीक है? उसके बाद हमने सीखा कि इसका जो हमारे डे टू डे लाइफ में वो क्या इम्पैक्ट है, फिर अगर आप करियर ले रहे हैं तो उसको कैसे लेंगे। तो आज के इसी के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मेरे को सुना और इतना अपना वैल्यूबल टाइम दिया। आई जस्ट होप आपने इससे कुछ ना कुछ सीखा है। बाकी आपको जो भी आपके क्वेरीज हैं, आप ऑब्वियसली आपको मिस्टर विपिन जी बता देंगे, और APLL की टीम है जो आपको गाइड कर देंगे कैसे जाना है। ठीक है? आपको इससे रिगार्डिंग कुछ भी अगर आपकी क्वेरीज हैं तो अपने हमने एमएस स्पोर्ट्स के थ्रू से भी हमने स्टार्ट करना शुरू किया है, जो हमारे थोड़े वीडियोस हम डालेंगे कि जिसको स्पोर्ट्स को कैसे इवॉल्व करना चाहिए। तो अगर आपको चाहे तो आप ऑब्वियसली उसके थ्रू जा सकते हैं, NIL गाइड APL, उनको रिक्वेस्ट भी करेंगे कि आप तक लिंक पहुंचा दें। ठीक है? तो विपिन जी मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आप टेक ओवर कर सकते हैं ऐसे। बिल्कुल सर, बहुत 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 शुक्रिया आपका कि सर आप आज आए, आपने अपना कीमती वक्त निकाला आज, और बच्चों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक आज आपने बच्चों को बताया, स्पोर्ट्स के बारे में, फिटनेस के बारे में। तो सर मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं इसके लिए कि आज आपने बहुत कीमती वक्त बच्चों को दिया और उनको जागरूक किया फिटनेस के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में, जिससे कि वो अपने लाइफ में और आगे बढ़ सके, और उनके महत्व को, स्पोर्ट्स के महत्व को, स्ट्रेटेजीज को आपने बताया, उनके डेली लाइफ में क्या हेल्थ बेनिफिट्स होंगे। तो डेफिनेटली यहाँ पे मैं यही चाहूंगा कि बच्चे अपने आप को हेल्थ में ऑलवेज जागरूक रखें, और ये आपका आज मैं सेशन मैंने खुद अटेंड किया, और मैं यही बोलना चाहूंगा कि सर बहुत ही बेहतर था। मेरे में खुद ही एक एनर्जेटिक बदलाव आ गया है अभी, और मैं खुद ही सोच रहा हूँ कि कौन से स्पोर्ट्स को मैं चूज करूँ और अपने करियर में उसको आगे ले जाऊं, ताकि मेरा जो माइंड है वो शार्प रहे, और डिसीजन मेकिंग जो आपने कहा बहुत ही बेहतर, डिसीजन मेकिंग में भी मैं बहुत बेहतर। तो बहुत सारे बेनिफिट्स सर आपने आज बताए स्पोर्ट्स के बारे में। तो बच्चों मैं यही आशा करूंगा कि आज का सेशन आप लोगों ने बहुत अच्छा लगा होगा, और आज से ही आप लोग चूज कर लीजिए कि कौन से स्पोर्ट्स को आप लोगों को चूज करना है। मैंने तो चूज कर लिया है, और अभी आप लोगों को सिलेक्ट करना है, क्योंकि हेल्थी अगर इंडिया रहेगा तभी इंडिया इंडिया बढ़ेगा दोस्तों। तो अपने आप को हेल्थी रखिए, अपने आप को फिट रखिए, और बस आ, अपने आप को आगे ले जाइए अपने लाइफ में। तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद आपका कि आज आप आए और बच्चों को हेल्थ के बारे में बहुत बेहतरीन चीज़ों को बताया। तो बच्चों इसी तरीके से हम आप लोगों के लिए हर बार नए नए टॉपिक्स लेके आते रहेंगे। और आज सब लोग, आप मैं चाहूंगा कि आप सब लोग सर को धन्यवाद यहाँ पे दीजिए, अपने रिएक्शंस दे सकते हैं सर को कि आप लोगों ने आज क्या सीखा। अपने मैसेजेस सर को दे सकते हैं, सर आपके मैसेजेस को देख रहे हैं, हम लोग सब लोग आपके मैसेजेस को देख रहे हैं। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को आज बहुत अच्छा सेशन मिला सर के जरिए। तो सर मैं यही चाहूंगा कि फ्यूचर में सर आपको हम लोग फिर से वेलकम करेंगे, ताकि और भी कई सारी चीज़ों के ऊपर, क्योंकि आज मुझे नहीं लगता कि काफ़ी कुछ पूरा हो पाया। तो सर फिर से हम लोग चाहेंगे कि वेलकम, आप फिर से एक बार आए, वेलकम करूंगा आपको बाद में फिर एक बार
जरूर। तो डेफिनेटली हमें टाइम जरूर दे। मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, ये बहुत बड़ी बात हुई हमारे लिए सर। तो बच्चों इसी के साथ हम लोग आज का सेशन समाप्त करते हैं। आप अपने आप को हेल्थी रखिए, स्वस्थ रखिए और अपने लाइफ में बस आगे बढ़ते रहिए। APL की शुभकामनाएं आप सभी के साथ है दोस्तों। थैंक यू ऑल ऑफ यू।